ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH प्रतिभा से अजेय तक। अध्याय 1 कभी भी प्रतिभाशाली नहीं। डू प्रैक्टिशनर 3 स्टार। जादुई परीक्षण स्मारक पर चमकदार, लगभग चकाचौंध करने वाले 3 पात्रों को देखते हुए युवक भावहीन रहा। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर कोई उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान देख सकता था। युवक के मुस्कुराते चेहरे से मूर्ख मत बनो, अंदर ही अंदर वह पहले से ही शाप दे रहा था। उसकी लो हुआन क्यू विधि उसे उस बिंदु तक खींच रही थी जहां वह मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सकता था। युवक ने एक सुंदर मोड़ लिया। उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसके कपड़ों को छू गया क्योंकि वह अपनी आस्तीन लहरा रहा था। उसने बादल का एक कतरा भी नहीं हटाया, लेकिन उसने अनगिनत युवा लड़कियों के दिलों को जीत लिया। TLN मूल वाक्यांश बादल का एक कतरा भी नहीं हटाना चीनी कवि जू जिमो की कविता कैम्ब्रिज को फिर से अलविदा कहना से है। 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर। लिटिल क्लान लीडर का टेस्ट रिजल्ट 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर का है। मैजिक टेस्टिंग स्टोन टैबलेट के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टैबलेट पर प्रदर्शित जानकारी पर नजर डाली। वह चिल्लाते हुए उत्साह से भरा हुआ था। उसकी आंखों के कोने में राहत के आंसू थे। वह अपनी रिकॉर्ड बुक में परिणाम लिखना भी भूल गया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शब्द उसके होठों से निकले ही थे कि उन्होंने चहल पहल वाले चौक में हलचल मचा दी। 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर। हे भगवान, लिटिल क्लान लीडर ने कितनी मेहनत की है। क्या यह नहीं कहा गया था कि जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है ये कठिन होता जाता है। मैंने चचेरे भाई शियाओ यू से सुना है कि जियानान अकादमी की प्रवेश रेटिंग में 20 वर्ष से कम आयु के 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर को C ग्रेड माना जाता है और 6 स्टार तक पहुंचना सबसे अधिक है, एक S ग्रेड। इस लिटिल कबीले का नेता इस साल सिर्फ 14 साल का है। मैं लिटिल कबीले के नेता की तुलना में सिर्फ कचरा हूँ। मैंने वाकई कबीले को शर्मसार कर दिया है। अगर कबीले का मुखिया उसका पिता न होता तो वह इतनी जल्दी खेती कैसे कर सकता था। हे भले ही कबीले का मुखिया तुम्हारा पिता हो, फिर भी तुम लिटिल कबीले के नेता जितनी तेजी से खेती नहीं कर पाओगे। क्या तुम जानते हो कि लिटिल कबीले के नेता की खेती की गति कबीले के इतिहास में पहले से ही बेजोड़ है। क्या तुम जानते हो कि लिटिल कबीले के नेता ने ये साल कैसे बिताए हैं। मैंने सुना है कि वह हर दिन नींद और भोजन का त्याग करता है और अक्सर देर रात तक खेती करता है। भूटान शहर में मशहूर युवा प्रतिभा वास्तव में सिर्फ एक अफवाह नहीं है। दुनिया को इतना अन्यायपूर्ण क्यों होना पड़ता है। कौन जानता है, शायद छोटे कबीले के नेता ने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया हो या कुछ और। युवक के चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ हवा की तरह चलने वाले विस्मय और ईर्ष्या के उद्गारों ने उसके मुंह के कोनों को धीरे धीरे ऊपर उठा दिया। युवक इत्मीनान से वापस चौक की ओर चला गया। अब तक उसके चेहरे पर अधिकार का रंग पहले से ही स्पष्ट था। उसकी निगाहें तेज थीं। छोटे कबीले के नेता की महिमा ने तुरंत सभी उपद्रवियों और शोर मचाने वालों को चुप करा दिया। एक भी व्यक्ति ने उसकी निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की। छोटे कबीले के नेता, आपने कड़ी मेहनत की है। लाइन में प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हवेली में वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जब मुझे छोटे कबीले के नेता के रूप में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए तो मैं नियम कैसे तोड़ सकता हूँ। ये धीमी आवाज़ भीड़ के कानों तक पहुंची। युवक चुपचाप लाइन की आखिरी पंक्ति में वापस चला गया। भले ही वह लाइन के अंत में था, लेकिन एक सितारा अभी भी एक सितारा था जो चमक रहा था और चकाचौंध कर रहा था। सच में जियाओ यान का दिल पहले से ही चिल्लाने वाला था, अगर मैं डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंचने के बाद उस अजीब लो हुआन क्यू विधि की खेती नहीं करता तो मैं अब तक कम से कम 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर होता। वह रहस्य जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनाया, वह केवल उसे ही ज्ञात था। वह डू क्यूई महाद्वीप का मूल निवासी नहीं था, बल्कि एक पुनर्जन्म था। वह एक दुर्घटना के कारण अप्रत्याशित रूप से एक निश्चित नीले ग्रह से पुनर्जन्म ले लिया था। जबकि अन्य अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, उसने जीवन भर के अनुभव के साथ गहराई से समझा कि साधना कम उम्र में ही शुरू होनी चाहिए। जब वह 4 साल की उम्र में मुश्किल से चलने और बोलने में सक्षम था, तब उसने अपने कबीले में दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके साधना शुरू की। उनकी साधना यात्रा 4 साल की उम्र में शुरू हुई। 2 जीवन जी चुके किसी व्यक्ति की मानसिकता पर भरोसा करते हुए उन्होंने न केवल कबीले के इतिहास में डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में सबसे तेज साधना का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से पूरे वुटेन शहर में सबसे तेज साधना करने वाले भी बन गए। अक्सर कहा जाता था कि प्रतिभा का मार्ग हमेशा कष्टदायक होता है। हालांकि वास्तविकता अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती थी। कुछ लोग इतने बदकिस्मत होते थे कि ठंडा पानी पीते समय उनके मुंह में टूथपिक फंस जाती थी, जबकि अन्य इतने भाग्यशाली होते थे कि सड़क के किनारे तियान क्लास डू तकनीक पर ठोकर खा जाते थे। 3 साल पहले ये युवा प्रतिभा अपनी प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गई थी। अब उसके पास और भी अधिक प्रसिद्धि का नाम और एक ऐसी ताकत थी जो उसके साथियों के बीच बेजोड़ थी।
वह लंबे समय से कबीले के भविष्य का प्रकाश स्तंभ था। यही कारण भी था कि उसे हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता था। ऊंचे मंच पर 3 कबीले के बुजुर्ग और वर्तमान कबीले के मुखिया जियाओ जान सभी ने उस युवक पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं। बड़े बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी रगड़ी और जितनी देर तक वह देखता रहा उसे ये दृश्य उतना ही अच्छा लगता रहा। उसने कहा, जिस गति से यह बच्चा साधना करता है वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। जब मैं 14 साल का था तब मैं केवल 7वें चरण का डू शिष्य था। तब मुझे बहुत खुशी होती थी। दूसरे बुजुर्ग ने भी धीरे से सिर हिलाया और कहा, समय के साथ हमारा जियाओ कबीला निश्चित रूप से वुटैन शहर का सबसे बड़ा कबीला होगा। तीसरे बुजुर्ग ने भी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, जियाओ जान तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। कबीले के मुखिया जियाओ जान ने अपने प्रतिभाशाली बेटे को चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ देखा और आह भरी, अफसोस, ये बच्चा जियाओ यान हर पहलू में अच्छा है, लेकिन वह बहुत ईमानदार और गंभीर है, खुद को साधना में ऐसे झोंक रहा है जैसे उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। केवल जियाओ जान ही जानता था कि उसके बेटे की ताकत किस्मत का नतीजा नहीं थी, बल्कि रोजाना कठोर अभ्यास और अथक साधना से प्राप्त हुई थी। कई साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद उसने अपने बेटे को अकेले ही पाला। जीवन में उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखना था। वह एक असाधारण शक्तिशाली बेटे की तलाश में नहीं था। अगला, जियाओ मेई। परीक्षक की पुकार सुनकर पास की एक लड़की जो चुपके से जियाओ यान को वसंत की तरह कोमल नजर से देख रही थी, आखिरकार अपने होश में आई। भीड़ से बाहर निकलकर लड़की अभी अभी दिखाई दी थी कि उसके आसपास पहले की शांत बड़बड़ाहट फिर से शुरू हो गई। एक के बाद एक थोड़ी सी गर्म आंखें जो नवोदित स्नेह की झलक से भरी हुई थीं, उस पर टिकी हुई थीं। लड़की 14 साल से बड़ी नहीं थी। हालांकि उसे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उसके युवा चेहरे पर एक सूक्ष्म आकर्षण था। प्राचीन काल से लोगों में सुंदरता की सराहना रही है और वह सफलतापूर्वक पूरे दृश्य का केंद्र बिंदु बन गई थी। गहरी सांस लेने के बाद लड़की आगे बढ़ी और अपना हाथ जादुई परीक्षण स्मारक पर रखा, जैसा कि जियाओ यान ने किया था। जल्द ही काले पत्थर ने एक बार फिर से एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। डू शिष्य 7वां चरण। जियाओ मेई 7वां चरण डू शिष्य। तीनों बुजुर्गों ने परीक्षण के परिणाम देखकर थोड़ा सिर हिलाया। 14 वर्ष की आयु में 7वें चरण का डू शिष्य होना कबीले के लिए पहले से ही साधना का मुख्य केंद्र था, लेकिन जियाओ यान की तुलना में ये कुछ हद तक फीका लग रहा था। जब लड़की ने परिणाम की घोषणा सुनी तो उसके चिंतित गाल गर्व से मुस्कुरा उठे। उसने तुरंत चौक में लाइन की आखिरी पंक्ति को देखा, अपने हाथ हिलाए और चिल्लाया, जियाओ यान जी, मैंने कर दिखाया। मैं आखिरकार डू शिष्य के उच्च चरण तक पहुंच गई हूं। लड़की की चीख सुनकर जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। लड़की के नतीजे देखने के बाद चौक में चर्चा फिर से शुरू हो गई। टस्क टस्क, 7वें चरण की डू शिष्या पहले से ही बहुत अच्छी है। इस दर से जियाओ मेई को एक सच्ची डू प्रैक्टिशनर बनने में अधिकतम 3 साल लगेंगे, है न? वह न केवल सुंदर है बल्कि प्रतिभाशाली भी है। अगर मेरी पत्नी उसके जैसी होती तो मैं सपने में भी हंसता। आह, लेकिन छोटे कबीले के नेता के साथ हम में से किसी के पास कोई मौका नहीं है। सिर्फ जियाओ मेई ही नहीं, बल्कि वुटैन सिटी की हर युवा लड़की झूठ बोल रही होगी अगर वे दावा करें कि उन्हें उस पर क्रश नहीं है। भीड़ से प्रशंसा की लहरें सुनकर लड़की के गालों पर मुस्कान और गहरी हो गई। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन भी उसे जियाओ यान की तरफ दौड़ने से नहीं रोक पाए। जियाओ मेई ने उत्साहित होकर दोनों हाथों से जियाओ यान की आस्तीन पकड़ी और अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में मुस्कान थी और उसने कहा, जियाओ यान जी, क्या मैं कमाल नहीं हूँ? मैं डू शिष्य के 7वें चरण तक पहुँच गई हूँ और अब कबीले के मुख्य शिष्यों में शामिल हो सकती हूँ। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जियाओ मेई के छोटे से सिर को धीरे से थपथपाया और कहा, आराम मत करो। 7वें चरण का डू शिष्य उच्च चरण की शुरुआत है। उच्च चरण में साधना के लिए आपको एक बार में एक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। प्रगति बहुत धीमी होगी। डू अभ्यासी बनने से पहले आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उफ, जियाओ यान जी, आप स्वाभाविक रूप से साधना में तेज हैं क्योंकि आप एक प्रतिभाशाली हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता। जियाओ मेई के वाक्य को पूरा करने से पहले शोरगुल भरी भीड़ में परीक्षक की आवाज़ गूंजी। अगले नाम की घोषणा करते हुए, अगला नाम जियाओ जुन एर। इन 2 शब्दों को सुनकर जियाओ यान भी, जो पहले से ही बहुत गंभीर था, मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा। कुल के सदस्यों के बीच शुरू में गर्मागर्म चर्चाएं अचानक बंद हो गईं। सभी की निगाहें बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक लड़की की हरकतों पर टिकी थीं। यहाँ तक कि जियाओ यान भी अपवाद नहीं थी। लड़की का स्वभाव शांत और उदासीन था, जैसे खिलने के शुरुआती दौर में एक प्राचीन कमल होता है। उसकी पुतलियां साफ और चमकदार थीं। उसकी नाजुक विलो जैसी भौहें और हवा में लहराते 3000 बाल एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे थे। जब सुंदरता और स्वभाव की बात आई तो जियाओ जुन एर ने निस्संदेह जियाओ मेई को कुछ अंकों से पीछे छोड़ दिया।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां मौजूद हर कोई उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ज़ियाओ ज़ुनैर नाम की लड़की जादुई परीक्षण स्मारक तक चली गई। उसके नाजुक हाथ ने धीरे से पत्थर को छुआ। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, मानो ये परीक्षण, जो कबीले के लिए सर्वोपरि था, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हर कोई परिणाम की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोके हुए था। अगर कोई ऐसा था जो ज़ियाओ यान को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पीछे छोड़ सकता था, तो वह केवल ये लड़की थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद स्मारक से एक बार फिर चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी। डू प्रैक्टिशनर, दो स्टार। जब वे स्मारक पर मौजूद पात्रों को देख रहे थे, तो एक पल का मौन छा गया। ज़ियाओ यान ने मन ही मन राहत की सांस ली। इतना करीब, बस एक बाल की दूरी पर ही आगे निकल जाने से। ओह मेरे परदादा, वह लिटिल क्लैन लीडर से सिर्फ एक स्टार दूर है। पिछले साल मिस ज़ुनैर एक स्टार डू प्रैक्टिशनर थीं। इस साल वास्तव में आगे बढ़ना वाकई अद्भुत है। एक पल की खामोशी के बाद आसपास के युवाओं ने अनजाने में ही मुंह में लार भर ली। उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। 10वें चरण के डू शिष्य से डू प्रैक्टिशनर बनने तक, कोई भी अपनी ताकत दिखाने के लिए छाती पर एक स्टार बैज पहनने के योग्य था। प्रत्येक सितारा ताकत का प्रतीक था, पहचान का प्रतीक था। वुटैन शहर में एक डू प्रैक्टिशनर एक कबीले का स्तंभ था। डू प्रैक्टिशनर, दो स्टार शब्दों को देखते ही ज़ियाओ मेई के दिल में जो भी गर्व का भाव अभी अभी उभर रहा था, वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसने अनजाने में ज़ियाओ यान की आस्तीन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह खुद को ईर्ष्या करने के लिए भी नहीं ला सकी। TLN, ध्यान रखें कि मूल कार्य की सेटिंग का उपयोग यहाँ किया जा रहा है, यानी ज़ियाओ यान एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति है जो इस दुनिया की साजिश को नहीं जानता है। अध्याय 2, एक मजबूत आत्मा। जादुई परीक्षण स्मारक पर जानकारी को देखते हुए उसके बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के परीक्षक, जो उदासीन थे, ने भी मुस्कुराहट का एक दुर्लभ संकेत प्रकट किया। उन्होंने लड़की से सम्मानपूर्वक कहा, मिस ज़ुनैर, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही डू मास्टर दायरे तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद। युवती ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके सादे चेहरे पर उसकी प्रशंसा के जवाब में कोई खुशी नहीं दिख रही थी। वह चुपचाप मुड़ी और अनगिनत पुरुषों की प्रशंसा और भावुक निगाहों के बीच भीड़ के सबसे अंत में प्रतिभाशाली युवक के पास धीरे धीरे चली गई। युवती अपने रास्ते पर रुक गई और अपने सिर को धीरे से झुकाते हुए ज़ियाओ यान की ओर थोड़ा झुकी। एक मुस्कान के साथ जिसने उसकी आंखों और भौहों को मोड़ दिया, उसने कहा, ज़ियाओ यान गेगे। उसका सुंदर चेहरा एक सुंदर मुस्कान में बदल गया, जिसने आसपास की लड़कियों को ईर्ष्यालु बना दिया। ज़ुनैर, मैं तुमसे फिर से लगभग आगे निकल गई। उस लड़की को देखते हुए जो कबीले में सबसे चमकदार रत्न बन गई थी। चाहे ज़ियाओ यान की ताकत वर्षों में कितनी भी बढ़ गई हो या वह कितना भी परिपक्व हो गया हो, उसके सामने की लड़की जो बचपन से उसके साथ थी, उसके दिल में सबसे कोमल जगह बनी रही। ये सच था कि वह अक्सर अपनी ताकत का बखान करना और दिखाना पसंद करता था, और ज़ियाओ मेई जैसे छोटे प्रशंसकों से प्राप्त प्रशंसा और पूजा की चीखों में आनंद लेता था। हालांकि ज़ुनैर के लिए उसकी भावनाएं कभी नहीं बदली थीं। सिद्ध लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में आपको वरिष्ठ बहन ज़ुनैर कहना पड़ेगा। ज़ियाओ यान गेगे, तुम फिर से ज़ुनैर को चिढ़ा रही हो। ज़ियाओ ज़ुनैर का छोटा चेहरा थोड़ा फूल गया। उसकी थोड़ी अपरिपक्व आवाज़ गर्म और प्यारी थी। ज़ियाओ मेई ने उन्हें फ्लर्ट करते देखा। वह आत्महीनता से हंसी और हार मानने के संकेत के साथ सोचा, मैं कभी भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उससे आगे नहीं निकल सकता। परी तैयार है, लेकिन राजा जियांग सपने नहीं देखता। गिरते हुए फूल प्यार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बेरहम नाला आगे बढ़ता रहता है। TLN, दोनों मुहावरे एक महिला के अप्रतिफल प्रेम को संदर्भित करने के लिए थे। लिटिल क्लैन लीडर और मिस ज़ुनैर वास्तव में स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह लगते हैं। वास्तव में वे बचपन से प्रेमी हैं और उन दोनों में बहुत ताकत है और वे बहुत प्रतिभाशाली हैं। हर कोई लिटिल क्लैन लीडर को इतना पसंद क्यों करता है? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। पीछे से ईर्ष्यापूर्ण चीखों के बीच ज़ियाओ यान और ज़ुनैर चौक से दूर एक साथ चले गए। नतीजों के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ एक बहाना था, सुंदर महिला का इंतजार करना ही असली उद्देश्य था। रास्ते में ज़ुनैर लगातार ज़ियाओ यान के चुटकुलों से खुश हो रही थी और खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। केवल उसके सामने ज़ियाओ यान एक लापरवाह, विनोदी 15 वर्षीय लड़के की तरह व्यवहार कर रहा था। कबीले के बुजुर्ग और कबीले के मुखिया ज़ियाओ झान ने उन्हें ऊंचे मंच पर ध्यान से देखा। बड़े बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और पाया कि यह जोड़ी अधिक से अधिक सहमत है। मुझे लगता है कि यह ज़ियाओ यान लड़का और ज़ुनैर काफ़ी अच्छी जोड़ी है। दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर वे दोनों शादी कर लें तो समय दिया जाए तो हमारा ज़ियाओ कबीला निस्संदेह वुटैन शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। केवल ज़ियाओ झान, ज़ियाओ यान के पिता और कबीले के मुखिया चिंतित थे। अभिव्यक्ति, ज़ुनैर आखिरकार हमारे ज़ियाओ कबीले से नहीं है। ऐसे मामलों के बारे में निर्णय लेना मुश्किल है।
केवल वह जानता था कि भले ही वह जुनैर के पिता से केवल एक बार मिला था, लेकिन वह समझता था कि उस आदमी की ताकत निस्संदेह उसकी खुद की ताकत से बेहतर थी और संभवतः उससे भी कहीं ज्यादा। अगर हालात बिगड़ गए और बदतर हो गए तो पूरे जियाओ कबीले को संभावित रूप से एक भयावह आपदा का सामना करना पड़ सकता है। चांद आसमान में चांदी की थाली की तरह लटका हुआ था, जिसके चारों ओर तारे बिखरे हुए थे। एक पहाड़ी चट्टान की चोटी पर जियाओ यान नंगे सीने खड़ा था। वह बार बार कठोर चट्टानों पर अपनी डू तकनीक का अभ्यास कर रहा था। मुक्का मारने के बाद मुक्का, लात मारने के बाद लात, वह लगातार मजबूत चट्टानों पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि उसकी डुक्यूई खत्म नहीं हो गई। उसकी ताकत बिना कारण के हासिल नहीं हुई थी। साधना के अलावा वह डू तकनीक के महत्व को समझता था। तकनीक के बिना ताकत क्रूर बल से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह विश्वास करना कठिन है कि 15 साल पहले ही बीत चुके हैं। जियाओ यान ने सांस छोड़ते हुए चमकते चांद को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। जियाओ यान अपने पिछले जीवन में कई लोगों के बीच एक साधारण व्यक्ति था। धन, सुंदरता, ऐसी चीजें समानांतर रेखाओं की तरह थीं जो कभी भी उसके जीवन से नहीं मिलती थीं। इस प्रकार अपने अतीत से सीखकर उसने डुक्यूई महाद्वीप में पहुंचने पर लगन से साधना करने का संकल्प लिया। इसके अलावा उसके दो जीवन के संयोजन ने उसकी आत्मा को एक साधारण व्यक्ति की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से अधिक मजबूत बना दिया, जो एक और महत्वपूर्ण कारण था कि वह अपनी साधना में आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सका। डुक्यूई महाद्वीप पर आत्मा जन्मजात थी। शायद यह उम्र के साथ थोड़ी मजबूत हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि आत्मा को विशेष रूप से विकसित करने के लिए अब कोई तकनीक नहीं थी। जियाओ यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा के साथ बड़ा हुआ था, फिर भी वह हमेशा खुद के साथ सख्त रहा और कभी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह जुनैर लड़की पुनर्जन्म नहीं थी, फिर भी उसकी साधना की गति आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ तालमेल बनाए रखा। इससे जियाओ यान को दोगुना दबाव महसूस हुआ। वह स्वाभाविक रूप से एक कुएं के तल से आकाश को देखने के सिद्धांत को समझ गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वुटैन शहर जियामा साम्राज्य का एक छोटा सा सीमावर्ती शहर था। शाही राजधानी में बहुत अधिक शक्तिशाली गुट थे। जियाओ यान की निगाहें अचानक तेज हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। हालांकि उसके पीछे की आकृति को देखकर उसका ध्यान हट गया। वह अंधेरे जंगल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, पिताजी, आप आ गए हैं। उसकी आध्यात्मिक धारणा एक डू मास्टर या यहाँ तक कि एक डू ग्रैंड मास्टर की तुलना में बहुत तेज थी। जियाओ जान अभी करीब भी नहीं पहुंचा था जब उसने जंगल में हल्की सरसराहट महसूस की। जंगल में एक पल की खामोशी के बाद जियो जान की आवाज में बेबसी का भाव था। यानेर, क्या तुम नहीं जानते कि अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है? हर दिन तुम देर रात तक अभ्यास करते हो और सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना जारी रखते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम लोहे के बने हो? एक अधेड़ उम्र के आदमी के उभरने पर शाखाएं एक पल के लिए हिल गईं। हालांकि वह जियो यान को डांट रहा था, लेकिन चांदनी में खड़े अपने बेटे को देखते ही उसके मुंह के कोनों पर संतुष्टि की एक छिपी हुई मुस्कान दिखाई दी। जितना वह देखता उतना ही प्रसन्न होता। आधे रास्ते में हार मान लेना या अभिमानी और आत्मसंतुष्ट हो जाना साधना में सबसे बुरी बात थी। एक प्यार करने वाले पिता के रूप में वह ये देखकर स्वाभाविक रूप से खुश था कि उसका बेटा अपनी प्रतिभा के बारे में घमंडी नहीं हुआ और लगन से साधना करता रहा। वह आदमी शानदार ग्रे कपड़े पहने हुए था। चलते समय उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी। उसकी मोटी बाहें उसके चेहरे पर साहस का स्पर्श जोड़ रही थीं। वह वर्तमान में सबसे बड़ा व्यक्ति था। जियाओ कबीले के मुखिया, साथ ही जियाओ यान के पिता, 5 स्टार डू ग्रैंड मास्टर जियाओ जान। पिताजी, क्या आप भी बिना आराम किए देर तक नहीं जागते? जियाओ यान का परिपक्व व्यवहार तुरंत गायब हो गया जब उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं, लेकिन उसके पहले के पिता ने उसके जन्म से ही उसे असीम स्नेह दिया था। इस तरह के कार्यों ने जियाओ यान को पूरे दिल से पिता कहकर संबोधित किया। आप पहले से ही 15 वर्ष के हैं, है न? एक और साल में हम आपके वयस्क होने का समारोह आयोजित कर सकते हैं और फिर आप आधिकारिक तौर पर छोटे कबीले के नेता बन जाएंगे। हालांकि जियाओ यान को कबीले के सदस्यों द्वारा पहले से ही छोटे कबीले के नेता के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन आधिकारिक घोषणा को उसके वयस्क होने के समारोह तक इंतजार करना होगा। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है न? आखिरकार हर कोई मुझे पहले से ही यही कह रहा है। यह अलग है। एक बार जब आप लिटिल कबीले के नेता बन जाते हैं तो आपके पास अधिक शक्तिशाली जुबान क्लास डू तकनीक तक पहुंच होगी। हमारे कबीले की उच्चतम डू तकनीकें जुबान क्लास की हैं। यानेर, यदि आप अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अधिक शक्तिशाली डू तकनीक और क्यूई विधियों तक पहुंच होना आवश्यक है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अधिक उन्नत डू कौशल के साथ प्रशिक्षण शुरू करें। जियाओ यान बस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को छुआ। सच में उसके पास शक्तिशाली डू तकनीक और क्यूई विधियों की कमी नहीं थी। ठीक है,
मुस्कुराना बंद करो। मैं यहाँ बस ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि तुम जल्दी से आराम करो। हमारे पास कल एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला है। हे, मैं थोड़ा और अभ्यास करूँगा। तुम छोटे बदमाश, अपने कमरे में वापस जाओ और अभी सो जाओ। अगली सुबह जियाओयान अपने कमरे में अपने शरीर को खींच रहा था जब बाहर से एक वृद्ध आवाज आई, तीसरे युवा गुरु, कबीले के मुखिया ने हॉल में आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। जियाओयान परिवार में सबसे छोटा था, उसके ऊपर 2 बड़े भाई थे। हालांकि वे बहुत पहले ही अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर चले गए थे और कभी कभी घर लौट आते थे, आमतौर पर साल के अंत में। सामान्य तौर पर उनके 2 बड़े भाई जियाओयान उनके इस सबसे छोटे भाई के साथ काफ़ी अच्छे थे। समझ गया, जियाओयान ने लापरवाही से जवाब दिया और नए कपड़े पहन लिए। फिर वह कमरे से बाहर चला गया और बाहर इंतजार कर रहे एक हरे रंग के लिबादे में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। चलो स्टीवर्ड मो। जियाओयान ने अपने भीतर जिज्ञासा की लहर महसूस की। किस तरह के महत्वपूर्ण अतिथि के कारण उसके पिता इतनी सावधानीपूर्वक तैयारी कर रहे थे। अध्याय 3, समझदार जियाओयान। युवक के कोमल चेहरे को देखते हुए हरे रंग के लिबादे में बुजुर्ग व्यक्ति ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, लघु कुल नेता की साधना थोड़ी और मजबूत हुई लगती है। जियाओयान ने थोड़ा हंसते हुए कहा, स्टीवर्ड मो, मैंने कल ही इसका परीक्षण किया था। यह इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? हा, शायद ये लिटिल कुल नेता की निरंतर प्रगति की छाप है। जियाओयान ने पिछले आंगन से स्टीवर्ड का पीछा किया। अंत में वह रिसेप्शन हॉल के सामने गंभीरता से रुका। उसने दरवाजे पर सम्मानपूर्वक दस्तक दी और फिर उसे धीरे से धक्का देकर खोला। हॉल विशाल था और अंदर काफी लोग थे। सबसे ऊंचे स्थान पर जियाओ जान और 3 कुल के बुजुर्ग बैठे थे, जिनका कबीले के भीतर अधिकार कबीले के मुखिया से कम नहीं था। इन चारों के बाईं ओर कबीले के कुछ सबसे प्रभावशाली और मजबूत बुजुर्ग बैठे थे। उनके बगल में युवा पीढ़ी के कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने कबीले के भीतर असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं। जब जियाओयान आया तो हॉल में मौजूद सभी युवा पीढ़ी ने दोस्ताना मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। नमस्कार, छोटे कबीले के नेता। सुप्रभात, छोटे कबीले के नेता। छोटे कबीले के नेता की साधना फिर से आगे बढ़ गई है। हे, यान, तुम यहाँ हो। आओ, बैठो। जियाओयान को आते देख जियाओ जान ने उसकी ओर सिर हिलाया और अपने हाथ से इशारा किया। जियाओयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और सीधे तीसरे बुजुर्ग के ठीक नीचे वाली सीट पर चला गया। अब उसकी स्थिति लगभग बुजुर्गों के बराबर थी और उसे उनके बराबर माना जा सकता था। जियाओयान के बगल में जुनएर बैठा था। जियाओ कबीले के भीतर जुनएर की स्थिति काफ़ी अनोखी थी। हालांकि उसके पास कबीले के भीतर कोई आधिकारिक शक्ति नहीं थी, यहाँ तक कि कबीले के मुखिया जियाओ जान ने भी उसके साथ बहुत ही शिष्टाचार से पेश आया। ये कहा जा सकता है कि उसे कबीले के भीतर अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी थी। हालांकि जिस बात ने जियाओयान को कुछ हद तक आश्चर्यचकित किया वह ये था कि जियाओ जान द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण अतिथि 2 बुजुर्ग पुरुष और एक युवा लड़की थे जो उसकी उम्र के आसपास लग रहे थे। युवा लड़की की सुंदरता जियाओ मेई से भी कुछ अंकों से आगे निकल गई और शायद कबीले के भीतर एकमात्र व्यक्ति जिसकी तुलना उसके साथ की जा सकती थी वह जियाओ जुनैर थी, जो एक खिलते हुए हरे कमल की तरह थी। लड़की के कानों से हरे जेड पेंडेंट नाजुक ढंग से लटके हुए थे। वे हर कोमल झूले के साथ एक कुरकुरा झनकार उत्सर्जित करते थे जो उसके रूप में लालित्य का स्पर्श जोड़ते थे। इसके अलावा लड़की की उभरती हुई छाती के बगल में 3 सुनहरे सितारे कढ़ाई किए गए थे। जियाओयान का माथा सिकुड़ गया जब उसने सोचा, एक 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर। अगर इस लड़की ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तुओं पर भरोसा नहीं किया है तो वह वास्तव में मेरे साधना स्तर के बराबर एक असाधारण प्रतिभा है। वह वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की सदस्य होने के योग्य है। जियाओयान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने लड़की के वस्त्र के कफ पर कढ़ाई की गई बादल पैटर्न वाली चांदी की तलवार देखी और उसे पता चला कि वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से थी। अगर जियाओ कबीले को वुटैन शहर का आधिपत्य माना जा सकता है तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को शायद पूरे जियामा साम्राज्य का आधिपत्य माना जा सकता है। इसलिए उसके सामने लड़की का नाम पहले से ही उसकी जुबान पर था, नालन यानरान। सीधे शब्दों में कहें तो वह उसकी मंगेतर थी। वह यहाँ क्या कर रही है? जियाओयान ने अपना सिर खुजलाया, पूरी तरह से भ्रमित कि यह नालन यानरान अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से इस सुदूर क्षेत्र में क्यों आ गई। वह अभी वयस्क नहीं हुआ था, इसलिए सगाई का मामला अभी नहीं उठाया जाना चाहिए, है ना? नालन यानरान ने भी जियाओयान के आगमन को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि नालन यानरान की आंखें वास्तव में जिद्दी थीं, जैसे कि वह किसी तरह का दृढ़ संकल्प लिए हुए हो। वह खड़ी हुई और अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, कबीले के मुखिया जियो, मैं आज सगाई रद्द करने के लिए जियो कबीले में आई हूँ। वहाँ मौजूद हर कोई अचानक सन्नाटे में डूब गया। न केवल युवा पीढ़ी अचंभित थी, बल्कि 3 कबीले के बुजुर्ग और जियाओ जान भी पूरी तरह हैरान थे। आखिर वह ऐसा क्यों करेगी?
बचपन की सगाई आमतौर पर बुजुर्गों द्वारा तय की जाती थी और इस मामले में यह जियाओयान के दिवंगत दादा जियाओलिन और नालन यानरान के दादा नालनजी द्वारा उनके शुरुआती वर्षों में तय की गई थी। कुछ समय पहले जियाओ जहान ने नालन जी के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया था और दोनों पक्ष एक दूसरे के बच्चों से बहुत खुश थे। जियाओ जहान को कल रात से नालन यानरान की यात्रा के बारे में पता था। यही कारण था कि वह जियाओयान को जल्दी आराम करने के लिए आग्रह करने के लिए चट्टानों पर गया था, ये संकेत देते हुए कि यह एक अच्छे कारण से हो सकता है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत निकली। जियाओ जहान और विभिन्न कबीले के बुजुर्गों ने हैरान नज़रों का आदान प्रदान किया, ये समझने में असमर्थ की चीज़ें कहाँ गलत हो गईं। जियो जहान ने असमंजस में पूछा, भतीजी नालन, क्या कोई गलती हो सकती है? मैंने अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारे दादाजी के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया था और उन्होंने कहीं भी सगाई तोड़ने का जिक्र नहीं किया। नालन यानरान ने उसके सवाल का सामना करने में संकोच नहीं किया और दृढ़ता से जवाब दिया, यह मेरा अपना निर्णय है और इसका मेरे दादाजी या नालन कबीले से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी लड़की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नालन यानरान इस मामले पर चर्चा करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से केवल 2 बड़े प्रतिनिधियों को साथ लेकर आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने ये निर्णय खुद ही लिया था। ये कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ घर से भागने जैसा था। अहम माहौल में उलझन को देखते हुए नालन यानरान के बगल में बैठे बुजुर्गों में से एक ने खड़े होकर जियो जहान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे कबीले के मुखिया जियो यानरान 5 साल पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुई थी। उसने साधना में असाधारण प्रतिभा दिखाई है और संप्रदाय के नेता का पक्ष जीता है। संप्रदाय के नेता ने एक बार कहा था कि साधना का मतलब अपने दिल की साधना करना भी है और एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुद के प्रति सच्चा होना है। इसलिए मैं कबीले के नेता जियो से पूछना चाहूंगा कि क्या यह संभव है, इस विवाह व्यवस्था को भंग करना। का जियो जहान के हाथ में जैड कप अचानक तेज आवाज के साथ पाउडर के ढेर में बदल गया। हॉल में माहौल कुछ हद तक गंभीर हो गया। अगर नालन यानरान की हरकत को अभी भी आवेगपूर्ण माना जा सकता है तो जीए का रुख निश्चित रूप से नहीं था। जाहिर है इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत आंखें जो किसी को निगलना चाहती थीं, जीए तिकड़ी पर टिकी हुई थीं। जियो जहान और विभिन्न डू ग्रैंड मास्टर्स का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि कबीले में युवा पीढ़ी के कुछ लोग जो केवल चौथे या 5वें चरण के डू शिष्य थे, उन्होंने दांत पीसने जैसी आवाजें निकालीं। अपमान। जियो यान उनके छोटे कबीले के नेता और उनके कबीले के भविष्य के प्रकाशस्तंभ के रूप में उनका गौरव था। फिर भी अब वे सार्वजनिक रूप से उसकी शादी की व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। ये जियो कबीले के सभी सदस्यों के चेहरे पर एक कठोर थप्पड़ की तरह था। ये तिकड़ी को अचानक ऐसा लगा जैसे वे भेड़ियों की मांद में गिर गए हों, जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड उन्हें घूर रहा हो। जब तक वुल्फ किंग आदेश देता, चाहे वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से हो या नहीं, हर कोई उन्हें काटने के लिए दौड़ पड़ता। ऐसा था जियो यान का करिश्मा। ये ने एक मजबूर मुस्कान पेश की और कहा, कबीले के मुखिया जियो, हम समझते हैं कि आज हमारा अनुरोध कुछ हद तक असभ्य है, इसलिए मैं माफ़ी के तौर पर कुछ लाया हूँ। इसके साथ ही उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक हरे रंग का प्राचीन जेड बॉक्स निकाला। एक अनोखी खुशबू ने तुरंत हॉल को भर दिया। ये पिल किंग बूहे से है। ये के खत्म होने से पहले जियो जहान ने मुट्ठी बांध ली। एक हल्का हरा डू क्यू धीरे धीरे उसके शरीर को ढकता गया, अंत में एक भ्रामक शेर के सिर में बदल गया। ये जियो कबीले की उच्चतम श्रेणी की क्यू विधि थी, मध्यवर्ती जुबान वर्ग, उग्र शेर क्रोध। जियो जहान की प्रतिक्रिया देखकर ये हैरान रह गया। उसके हाथ चील के पंजे की तरह मुड़े हुए थे। हरे रंग के डू क्यू उनमें इकट्ठा हो गए, एक सूक्ष्म लेकिन तेज तलवार की मंशा को जारी करते हुए। मिस्टी क्लाउड सेक्ट की लोजुवान क्यू विधि, ग्रीनवुड स्वॉर्ड। जैसे ही उनकी आभा टकराई, ये के हाथों में लकड़ी का बक्सा जमीन पर गिर गया। लकड़ी के बक्से से ड्रैगन की आंख के आकार की एक गोली निकली। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जियाओ कबीले के सभी सदस्यों ने जमीन पर गिरी गोली पर एक नज़र भी नहीं डाली। यहाँ तक कि गोली की मोहक खुशबू भी उनके क्रोध से अभिभूत थी। ये ने जमीन पर पड़ी गोली को देखा और फिर अपने आसपास के सभी लोगों के हाव भाव को देखा। ऐसे खजाने की मौजूदगी में किसी भी व्यक्ति की आंखों में लालच नहीं दिखा। इसके बजाय उनके हाव भाव क्रोध से भरे हुए थे। आखिरकार उसकी नज़र किनारे पर बैठे युवक पर गई, जो चुपचाप अपनी चाय पी रहा था जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति हो। इस पूरे समय एक भी शब्द नहीं बोला। उसने ये ने गलत अनुमान लगाया था। ये युवक वास्तव में पूरे कबीले को एकजुट करने में कामयाब रहा था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में भी संप्रदाय के भीतर विभिन्न गुट संप्रदाय नेता के आदेशों का आंख मूंद कर पालन नहीं करेंगे। यानरान, क्यों न हम वापस जाएं और इस मामले पर और गहराई से चर्चा करें। ऊंची आवाज में नालन यानरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, जब मैं 5 साल पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुआ और संप्रदाय नेता की शिक्षाओं का पालन किया तो मुझे एक बात समझ में आई।
मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ और किससे शादी करता हूँ, ये निर्णय मुझे नालन यानरान को खुद ही लेने हैं। हॉल में अचानक से सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि गे ये भी नालन यानरान के संकल्प से चौंक गया। ताली ताली ताली। हॉल में अचानक से तालियों की आवाज़ गूंज उठी। हैरानी की बात यह थी कि यह ज़ियाओ यान था जो ताली बजा रहा था। अपने भाग्य को नियंत्रित करना, ठीक कहा। मेरे ज़ियाओ यान के दिल में भी कोई है और इसलिए इस विवाह को वास्तव में रद्द कर दिया जाना चाहिए। जुनेर, जो ज़ियाओ यान के बगल में बैठी थी, अचानक शर्मा गई जब उसने ज़ियाओ यान को ये कहते सुना कि उसके दिल में कोई है। उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूमने लगे। ज़ियाओ यान ने अपनी मंगेतर को संबोधित करने के लिए अपनी सीट से उठते हुए अपनी विशिष्ट आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी। हालांकि मेरे पिता से इस तरह से सार्वजनिक रूप से हमारी सगाई को भंग करने का अनुरोध करके आपने कबीले के मुखिया के रूप में मेरे पिता की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। ये कृत्य उनके अधिकार को बहुत कम कर सकता है और उनके लिए उपहास का स्रोत बन सकता है। ज़ियाओ यान के शब्द सीधे थे और उसकी निगाहें ठंडी और डरावनी हो गईं। वह सगाई के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था, लेकिन अगर वे दोनों पक्षों द्वारा सहमत की गई सगाई को ऐसे ही भंग कर देते हैं तो उनका ज़ियाओ कबीला भविष्य में अपनी स्थिति कैसे बनाए रख पाएगा। मैं ज़ियाओ यान अनुचित नहीं हूँ। एक कदम, अगर तुम मेरी एक भी चाल का सामना कर सकते हो तो यह विवाह व्यवस्था भंग हो जाएगी। अध्याय 4, गलत निर्णय। ज़ियाओ यान के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। शुरू में गे ये को लगा कि उसने उसे गलत समझा है। अब उसे लगा कि उसने उसे फिर से गलत समझा है। गे ये अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। अभिमान हमें सबसे बेहतर बना देता है। यानरान संप्रदाय से एक उच्च जुबान क्यू विधि की खेती कर रही है और उसकी हरी लकड़ी की तलवार ने पहले ही महारत का एक छोटा स्तर हासिल कर लिया है। ऐसे दूरदराज के छोटे शहर के एक कबीले के पास शायद उच्च जुबान क्यू विधि भी नहीं है। TLN, पिछले अध्याय में हरी लकड़ी की तलवार को क्यू विधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि यहाँ इसका उपयोग डू तकनीक के रूप में किया जाता है। बस यह मान लें कि क्यू विधि और डू तकनीक दोनों एक ही नाम वाली तकनीकों के एक समूह का हिस्सा हैं। ये गलत नहीं था। वुटैन शहर में उच्चतम श्रेणी की क्यू विधि केवल एक मध्यवर्ती जुबान वर्ग थी। क्यूई विधि का वर्ग जितना ऊंचा होता है, डू क्यूई उतनी ही मजबूत और गहरी होती है और स्वाभाविक रूप से डू तकनीकें उतनी ही शक्तिशाली होती हैं। कहावत है, रैंक में एक स्तर ऊपर होने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है, क्यूई विधियों पर भी लागू होती है। हालांकि ये नोटिस करने में विफल रहा कि ज़ियाओ यान द्वारा इस तरह के अनुचित द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव सुनने के बाद ज़ियाओ कबीले के एक भी सदस्य, जिसमें ज़ियाओ जान और बुजुर्ग शामिल हैं, ने इसे अनुचित नहीं पाया। उनमें से किसी को भी इस पल का एहसास नहीं हुआ कि यह अंतर्निहित आत्मविश्वास कहाँ से आया था। जब उसने उसकी बातें सुनी तो नालन यानरान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अचानक उसे बहुत अधिक सहमत पाया। क्या ये सच है? ज़ियाओ यान के जवाब देने से पहले ज़ियाओ मेई ने जोर से कहा, ज़ियाओ यानगे का वचन सोने जितना अच्छा है, कुछ लोगों के विपरीत जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। नालन यानरान की पलक अनायास ही फड़क उठी। डू क्यूई महाद्वीप में विवाह की व्यवस्था प्राचीन काल की तरह ही थी, जिसमें माता पिता और मैचमेकर की इच्छा का पालन किया जाता था। नालन यानरान ने अपने दादा नालन जी को सूचित किए बिना ही सगाई रद्द कर दी थी, ये जानते हुए भी कि वह गलत थी। ज़ियाओ यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बेशक ये सच है। हालांकि अगर तुम मेरे इस कदम का विरोध नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें तुम्हारे नालन हवेली में सार्वजनिक रूप से तलाक दे दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम? नालन यानरान स्तब्ध रह गई। वह पलटवार करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से थोड़ा पीला पड़ गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि ज़ियाओ यान ने अभी जो कहा था वह वास्तव में वही था जो वह खुद कर रही थी। नालन यानरान के इरादे भले ही अच्छे लग रहे हों, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसके बिगड़ल और जिद्दी स्वभाव को भी उजागर किया। ज़ियाओ यान ने नालन यानरान की आज़ादी की खोज का विरोध नहीं किया, लेकिन अपने पिता की कीमत पर अपनी आज़ादी की खोज करने का विचार कुछ ऐसा था जिसे वह माफ़ नहीं कर सकता था। हालांकि ज़ियाओ यान ने मुस्कुराते हुए बात की और उसका लहजा कोमल था, नालन यानरान उसकी आंखों से देख सकता था कि अगर वह वास्तव में उसके कदम को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वह अपने शब्दों पर खरा उतरेगा। ज़ियाओ यान एक ऐसी महिला थी जो हमेशा नाराज़ रहती थी। नालन यानरान ने एक गहरी सांस ली और एक पीला सियान रंग का डू क्यूई शुरू हुआ उसके चारों ओर दिखाई देते हैं। वह जिस क्यूई विधि का अभ्यास कर रही थी वह पवन विशेषता की थी। उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां एक साथ मिलकर तलवार बनाती हैं, जिससे एक पीला नीला सर्पिल झोंका निकलता है जो आपस में जुड़कर पवन तलवार बनाता है। हरी लकड़ी की तलवार एक निम्न जुबान डू तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम होने के कारण डू क्यूई को एक रूप में प्रकट करने के बिंदु तक ये साबित करती है कि नालन यानरान के पास वास्तव में वह प्रतिभा है जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय महत्व देता है।
मूल रूप से नलन यानरान दूसरों को धमकाने के लिए अपनी उच्च श्रेणी की क्यूई विधि का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन जियाओ यान द्वारा प्रस्तावित दांव ने उसके लिए इसे खोना असंभव बना दिया। जियाओ यान ने नलन यानरान को देखा और मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया, रुको, मैं कुछ भूल गया। क्या तुम एक गोली लेने जा रही हो? नलन यानरान ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह जानती थी कि कुछ गोलियां अस्थायी रूप से एक डू प्रैक्टिशनर की ताकत प्रदान कर सकती हैं। जियाओ यान ने उसे अनदेखा किया और अपनी जेब में टटोलना शुरू कर दिया। ये तीनों की चकित निगाहों के सामने उसने एक सुनहरा सितारा निकाला और इत्मीनान से उसे अपनी छाती पर लगा लिया। वे सभी जानते थे कि सुनहरा सितारा क्या दर्शाता है। यह एक डू प्रैक्टिशनर का चिन्ह था। इसका मतलब था कि जियाओ यान पहले से ही एक स्टार डू प्रैक्टिशनर था। जब जियाओ यान ने अपनी जेब से एक और सुनहरा सितारा निकाला तो गेये की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक हो गई। आश्चर्यजनक रूप से जियाओ यान एक दो स्टार डू प्रैक्टिशनर था। यही वह क्षण था जब गेये ने जियाओ कबीले के शिष्यों के चेहरों पर उपहासपूर्ण मुस्कान देखी, जिनमें से सभी ऐसे लग रहे थे जैसे वे कोई मजाक देख रहे हों। डूबती हुई भावना के साथ गेये के मन में एक भयानक संदेह पैदा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब जियाओ यान ने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला तो गेये का संदेह पुष्ट हो गया। एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर। जब उन्होंने उन 3 चमकदार सितारों को देखा तो गेये और दूसरे बुजुर्ग पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। जब उन्हें पहली बार पता चला कि वुटैन शहर का जियाओ यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो वे उसे नकारने लगे। उनका मानना था कि 14 या 15 साल की उम्र में ऐसे दूरदराज के छोटे शहर से आया कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 9वें चरण के डू शिष्य तक पहुंच सकता है। शायद बाहरी सहायता के साथ वह मुश्किल से ही डू प्रैक्टिशनर के रूप में योग्य हो सकता है। वे गलत थे, वे पूरी तरह से गलत थे। गेये और उनके साथी ने एक जूनियर के अनुरोध पर ध्यान क्यों दिया कि वह वुटैन शहर में सगाई रद्द करने के लिए आए? ऐसा इसलिए था क्योंकि नालन यानरान 17 साल की उम्र में ही 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर चरण में पहुंच गया था। उसे संप्रदाय के नेता यून द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और यहां तक कि उसे अगले संप्रदाय के नेता के रूप में तैयार किए जाने की भी उम्मीद थी। 17 वर्षीय 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर की प्रतिभा अनिवार्य रूप से पर्याप्त संसाधनों के साथ डू सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। ये खुद केवल एक डू ग्रैंड मास्टर थे। उस रैंक से ऊपर डू स्पिरिट्स थे, डू स्पिरिट्स से ऊपर डू किंग थे और केवल डू किंग से ऊपर ही डू सम्राट थे। इन दो क्षेत्रों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जितना ही बड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो वे नालन यानरान के साथ पक्षपात कर रहे थे क्योंकि वे उसके भविष्य के बारे में आशावादी थे। हालांकि नालन यानरान, जो एक प्रतिष्ठित कबीले से आई थी जहां उसके दादा नालन जी एक डू राजा थे, 6 स्तरीय कीमियागर पिल्किंग बूहे द्वारा परिष्कृत गोलियों की सहायता से मुश्किल से 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच पाई थी। सुदूर वुटैन शहर में जहां संभवतः एक दूसरे स्तरीय कीमियागर भी नहीं मिल सकता था, जियाओ यान की साधना अवस्था आश्चर्यजनक रूप से नालन यानरान से मेल खाती थी। क्या ये तुलना ये सुझाव नहीं देती कि जियाओ यान की प्रतिभा नालन यानरान से कहीं बेहतर थी? इस समय नालन यानरान के दिमाग में केवल एक ही शब्द भरा था, समझ से परे। दुनिया को क्या हो गया था? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इतिहास में भी 14 साल के बच्चे का 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंचना बेहद दुर्लभ था। और अब एक दूरदराज के छोटे शहर से ऐसी प्रतिभा, वह इसे समझ नहीं पाए। यह इस क्षण था जब गेये ने महसूस किया कि उसके सामने खड़े युवक की आत्मविश्वास भरी मुस्कान असली ताकत पर आधारित थी। जियाओ यान का द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सच में विश्वास था कि नालन यानरान उसके एक भी कदम का सामना नहीं कर सकता। वह सच में था। जियाओ यान ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए 3 सुनहरे सितारों की रोशनी को प्रतिबिंबित किया। अपना कदम उठाओ, देर हो रही है। नालन यानरान ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। अगर वह अब हार मान लेती है तो वह अपने गुरु की विरासत को विरासत में लेने और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की अगली संप्रदाय नेता बनने के बारे में भूल सकती है। यह उसकी मानसिक स्थिति को भी तोड़ सकता है और उसकी साधना को प्रभावित कर सकता है। उसने सबकी चौकस निगाहों के सामने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसके गुरु की सलाह उसके कानों में गूंज उठी, अपने दिल के प्रति सच्चे रहो। उसकी हरी लकड़ी की तलवार की शक्ति अचानक बढ़ गई। जब उसने नालन यानरान की हरी लकड़ी की तलवार देखी तो गेये ने चुपके से राहत की सांस ली। उसी चरण को एक तरफ रखते हुए संप्रदाय के नेता के मार्गदर्शन में नालन यानरान की क्यूई विधि और डू तकनीक शीर्ष पायदान पर थी। उसी चरण में लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली क्यूई विधि और डू तकनीक निर्णायक कारक होंगे। जिसके बारे में बात करते हुए, क्या आप लोगों ने पहले कभी छोटे कबीले के नेता को लड़ते हुए देखा है? छोटे कबीले के नेता की साधना के साथ बिना किसी कारण के ऐसी पिटाई की उम्मीद कौन करेगा? हालांकि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले चचेरे भाई जियाओ यू ने लड़ने के लिए पहाड़ के चारों ओर छोटे कबीले के नेता का पीछा किया था।
उस समय चचेरे भाई जियाओ यू लंबे समय से साधना कर रहे थे और छोटे कबीले के नेता की तुलना में उनकी साधना अवस्था थोड़ी अधिक थी। ऐसा लगता है कि वास्तव में एक ही अवस्था का कोई मुकाबला नहीं है। नालन यानरान की आंखें खुल गईं और उसकी नज़र तेज हो गई। वह एक तेज कदम के साथ आगे बढ़ी जो एक तीर छोड़े जाने जैसा था। उसके हाथ में हवा की तलवार सीधे जियाओयान पर लगी। जियाओयान इस शक्तिशाली जुबान क्लास 2 तकनीक हमले के सामने थोड़ा भी नहीं घबराया। उसकी डूक्यूई तुरंत उसके पूरे शरीर में घूम गई क्योंकि वह अंदर से दहाड़ रहा था। ऑक्टेन ब्लास्ट, कोहनी का प्रहार। पूरे हॉल में एक शक्तिशाली शॉकवेव फैल गई। एक एक करके फूलों के गमले और कप टूट गए जब उनकी आभा फूट पड़ी और उनके हमले आपस में टकराए। अगले ही पल एक नाजुक आकृति हॉल से उड़कर बाहर आ गई। जोरदार धमाके के साथ लकड़ी के दरवाजों से टकराए। गेये ने फिर से गलत अनुमान लगाया था। अध्याय 5 कैंडी बांटना। यानरान। गेये का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से बाहर भागा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसे उड़ा दिया गया वह नालन यानरान था। सिर्फ गेये ही नहीं, अपराधी के पिता जियाओ जान भी चौंक गए। उनके बेटे की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी। यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की शिष्या थी। इसके अलावा नालन यानरान कोई साधारण शिष्या नहीं थी। वह एक प्रतिभाशाली थी जिसे संप्रदाय नेता ने खुद शिष्य बनाया था और उसे अगले संप्रदाय नेता बनने के लिए तैयार किया जाना था। आश्चर्यजनक रूप से वह उसी साधना चरण में किसी के एक भी कदम का सामना नहीं कर सकती थी। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? अगर यह खबर मिस्टी क्लाउड कबीले में वापस फैलती तो ये पूरे संप्रदाय को हिलाकर रख देती। गेये ने नालन यानरान को जल्दी से एक उपचार की गोली दी। सौभाग्य से उसकी साधना प्रभावित नहीं हुई क्योंकि उसके मेरिडियन क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। दुर्भाग्य से उसकी 2 उंगलियां टूट गई थीं और अप्राकृतिक तरीके से मुड़ गई थीं। अब वे केवल यही कर सकते थे कि वापस जाएं और पिल किंग बूढ़े से उसके लिए एक बोन ग्रोइंग पिल तैयार करने के लिए कहें। नालन यानरान इस समय इतनी उलझन में थी कि वह दर्द के बारे में भी भूल गई। वह वास्तव में हार गई थी और एक भी कदम भी नहीं झेल सकती थी। जियाओयान चोटिल नहीं था। तेज हवा के कारण उसके कपड़ों की आस्तीनें फट गई थीं और उसकी दाहिनी कोहनी पर एक कट था जिससे खून की एक बूंद गिर रही थी। उसने अपने घाव को देखा और असंतोष में अपना सिर हिलाया। मुझे अभी और लगन से प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। आखिरकार मुझे चोट लग ही गई। नालन यानरान ने जब उसकी बातें सुनी तो वह गुस्से से लगभग घुट गई। उसने चोटिल न होने के बारे में भी सोचा। छोटा कबीला नेता अजेय है। छोटा कबीला नेता, छोटा कबीला नेता। प्रशंसा की गूंजती हुई चीखें गड़गड़ाहट की तरह चारों ओर गूंज उठीं। जियोयान जियो कबीले की युवा पीढ़ी के दिलों में अजेय था। उन्हें एक ही चाल से नालन यानरान को हराने में कोई चमत्कार नहीं लगा। लेकिन पुरानी पीढ़ी इसे उस तरह से नहीं देखती थी। दुनिया तर्क पर चलती थी, न कि ऐसे खेल की तरह जहां क्रिटिकल हिट एक आम बात थी। जियो जान की नज़र थोड़ी तेज हो गई। कबीले के नेता के रूप में वह जियो कबीले के संसाधनों को किसी और से बेहतर जानता था। जियोयान द्वारा इस्तेमाल की गई डू तकनीक निश्चित रूप से कबीले के प्रदर्शनों की सूची से नहीं थी। ये डू तकनीक लोजुवान क्लास ग्रीनवुड स्वॉर्ड से बेहतर थी और जियोयान ने इसमें काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। ये दर्शाता है कि वह कुछ समय से इसका अभ्यास कर रहा था। जैसे ही उसने जुनेर की दिशा की ओर देखा, जियोजान के विचार जटिल हो गए। उसने सोचा, क्या ये जुनेर हो सकता है? जियोयान ने अपना हाथ उठाया और जयकार अचानक बंद हो गई। वह शांति से दहलीज पर चला गया और नालन यानरान की ओर देखते हुए उसने कहा, चूंकि तुम हार गई हो इसलिए हमारे समझौते के अनुसार मैं नालन हवेली में सार्वजनिक रूप से तुम्हें तलाक दे दूंगा। असंभव। गेये अचानक उठ खड़ा हुआ। अगर ऐसा होता तो ये पता चल जाता कि नालन यानरान ने अपने बड़ों के चेहरे की अवहेलना करके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों की मदद से जबरदस्ती विवाह को रद्द कर दिया था। डूक्यूई महाद्वीप में इस तरह के कृत्य को घोर अपमान माना जाता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कभी भी ऐसे अपमान के दोषी को अपना संप्रदाय नेता बनने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ऐसा लगेगा कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए कर रहे हैं और वे इसके लिए दोष से बच नहीं पाएंगे। इसलिए वे विवाह को रद्द करने के लिए चुपके से आए थे, यहाँ तक कि शुरू से ही माफ़ी के उपहार भी तैयार कर लिए थे। जियाओयान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी युवाओं पर हमला करके बूढ़ों को भड़काने की रणनीति के पक्ष में है? गेये की पलकें झपक गईं। वह वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था। हालांकि जब उसने जियाओयान के पीछे दुर्जय डू ग्रैंडमास्टर्स को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने वास्तव में कोई कदम उठाया तो पूरा जियाओ कबीला जमकर जवाब देगा। एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गेये ने जियाओयान को थोड़ा झुकाया। युवा मित्र जियाओयान, ये घटना वास्तव में यानरान की गलती है। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको जुबान क्लास 2 कौशल का अध्ययन करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक मुख्य शिष्य के रूप में एक पद प्रदान कर सकता हूं।
हम यानरान के आवेगपूर्ण कार्यों के लिए एक संतोषजनक मुआवजा भी प्रदान करेंगे। जियाओयान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और हाथ हिलाकर कहा, मैं आपके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने से बचूंगा। मैं आपके संप्रदाय के शिक्षण दर्शन से प्रभावित नहीं हूँ। 3 साल। नालान यानरान की आंखें थोड़ी नम थीं जब उसने जियाओयान को देखा। उसकी आस्तीन में छिपी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसकी पोरें सफ़ेद हो गई थीं। उसने खुद को अपनी टूटी हुई उंगलियों के दर्द को सहने के लिए मजबूर किया और जियाओयान की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, जियाओयान, मुझे 3 साल दो। 3 साल में मैं, नालान यानरान, निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा और आज की हार की शर्म को धो दूंगा। अगर मैं 3 साल में भी तुम्हारे बराबर नहीं हूं, भले ही तुम मेरी जान लेना चाहो या मुझे नौकर या गुलाम बनाना चाहो, मैं, नालान यानरान, कोई पछतावा या शिकायत नहीं करूंगा। जियाओयान की अभिव्यक्ति शांत रही, उसके विचारों का कोई संकेत नहीं दिया। इस बीच उसका दिमाग विचार करने में व्यस्त था। कुछ क्षण बाद वह हॉल की ओर मुड़ा और शांत स्वर में बोला, कुल नेता स्वाभाविक रूप से जियो कबीले के मामलों का फैसला करता है। हमारे शरीर और हमारे अस्तित्व को हमारे माता पिता ने हमें दिया है। मेरे पिता का निर्णय मेरा निर्णय है। जियोयान की बातें सुनकर गेये और जियो जान दोनों ने राहत की सांस ली। जियोयान स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। अब जब वह छोटा कुल नेता था तो वह जियो कबीले के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसके अलावा यह मामला कुछ हद तक जियो जान से भी संबंधित था। हालांकि जियोयान के दादा का निधन हो चुका था, लेकिन जियो जान अभी भी यहाँ था। इसलिए जियोयान ने मामले को अपने पिता पर ही छोड़ दिया। नालन यानरान ने दर्द से कराहते हुए और अपने निचले होंठ को काटते हुए जियो जान को प्रणाम किया, इससे पहले कि वह कहे, चाचा जियो, मैंने इस बार बिना सोचे समझे आपको नाराज कर दिया। कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें और यदि संभव हो तो कृपया समय मिलने पर नालन हवेली में हमारे मेहमान के रूप में आएं। जियो जान ने अपनी नामात्र की बहू को असहाय भाव से देखा। शुरू में नालन यानरान के अहंकार ने उसे क्रोधित कर दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि उसका बेटा शायद बहुत कठोर हो गया है। बस तुम्हें वह सबक मिल गया है जिसके तुम हकदार हो। विवाह समझौता वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में हम दो बूढ़े लोगों ने पूरी तरह से विचार नहीं किया था। तो चलो, इसे 3 साल हो गए। इससे मुझे और नालन जी को इस मामले पर ठीक से चर्चा करने का कुछ समय भी मिल जाएगा। आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया अंकल जियो, नालन यानरान ने थोड़ा झुकते हुए कहा। गोली को माफ़ी के तौर पर समझो। नालन यानरान के चले जाने पर उसने जियोयान पर गहरी नज़र डाली, मानो उसकी छवि को अपनी यादों में उकेरना चाहती हो। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि भले ही जियोयान दुनिया के किसी कोने में क्यों न हो, वह 3 साल बाद उसे फिर से चुनौती ज़रूर देगी। नालन यानरान के जाने के बाद ही हॉल में मौजूद सभी लोगों को कुछ एहसास हुआ। बिल्कुल सही, फर्श पर पिल्किंग बूहे द्वारा परिष्कृत एक गोली पड़ी थी। गल्प। चारों ओर निगलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और यहाँ तक कि तीनों बुजुर्गों की आंखों में भी लालसा दिख रही थी। हालांकि किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे सभी जियोयान की ओर देखने लगे, क्योंकि गोली उचित रूप से उसकी थी। जब जियोयान ने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं तो उसने नीचे झुककर गोली को ऐसे उठाया जैसे वह कोई कंकड़ हो, फिर धीरे से उस पर से धूल उड़ाई। जियाओयान ने गोली की खुशबू सूंघी और आत्मविश्वास से कहा, यह 4 स्तरीय क्यूई गैदरिंग गोली है। क्यूई गैदरिंग गोली। उसके शब्द सुनकर सभी की निगाहें उसके हाथ में मौजूद गोली पर टिक गईं। ग्रैंड एल्डर ने सूंघते हुए कहा, वास्तव में यह एक क्यूई गैदरिंग गोली है और इसकी खुशबू और दिखावट के साथ ये निश्चित रूप से एक बेहतर उत्पाद है। ये वास्तव में गोली राजा के हाथ से आने के योग्य है। क्यूई गैदरिंग गोली का उद्देश्य क्या है? क्यूई गैदरिंग गोली का उद्देश्य सरल है। ये 9वें चरण के डू शिष्य को उनके डू क्यूई चक्रवात को 100% सफलतापूर्वक संघनित करने और डू अभ्यासी बनने में सक्षम बना सकती है। केवल इतना ही नहीं, एक अच्छी गुणवत्ता वाली क्यूई गैदरिंग गोली चक्रवात को संघनित करते हुए किसी की साधना को थोड़ा बेहतर भी बना सकती है, जिससे नींव मजबूत होती है। कबीले के शिष्यों की आंखों में लालसा से कोई देख सकता था कि एक औषधीय गोली एक साधक के लिए कितनी आकर्षक थी। अनगिनत लोग जिस पेशे की चाह रखते थे वह था एक कीमियागर का पेशा जो ऐसी गोलियों को परिष्कृत करता था। उपस्थित लोगों में से केवल जियाओयान और जुनेर ने गोली के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई। कारण सरल था, वे पहले से ही डू प्रैक्टिशनर थे और गोली उनके किसी काम की नहीं थी। जियाओयान ने गोली की जांच करने के बाद पूछा, ग्रैंड एल्डर, मैंने सुना है कि जियाओनिंग 8वें चरण के डू शिष्य तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह अभी भी चकित जियाओनिंग की ओर मुड़ा और चिल्लाया, तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। जियाओनिंग अपने दादा की चीख से चौंक गया। वह जल्दी से ग्रैंड एल्डर के पास गया, फिर अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, लिटिल क्लैन लीडर के जवाब में, मुझे 8वें चरण के डू शिष्य बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
भले ही मेरी प्रतिभा लिटिल क्लैन लीडर की 10,000वीं भी नहीं है, अगर आप मुझे 1 और साल दें तो मुझे यकीन है कि मैं 9वें चरण के डू शिष्य बनने में सक्षम हो जाऊंगा। एक दृढ़ प्रतिबद्धता। भले ही जियाओनिंग ग्रैंड एल्डर का पोता था, लेकिन ये क्यूई गैदरिंग पिल प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं थी, उसे एक ठोस वादा करना था। जियाओ यान ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कीमती क्यूई गैदरिंग पिल को जियाओनिंग को फेंक दिया, जैसे कि वह हैलोवीन पर बच्चों को कैंडी दे रहा हो। अच्छी तरह से खेती करो और कबीले की तुमसे जो उम्मीदें हैं उन्हें निराश मत करो। अध्याय 6 विरासत। धन्यवाद छोटे कबीले के नेता, धन्यवाद छोटे कबीले के नेता, धन्यवाद छोटे कबीले के नेता। जियाओनिंग कृतज्ञता में झुकता रहा। अगर भीड़ न होती तो वह जियाओ यान के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करता। अब जियाओनिंग के दिल में जियाओ यान उसके लिए पिता की तरह था। दूसरे और तीसरे एल्डर ईर्ष्या से लाल हो गए। भले ही उनके पोते भी थे, लेकिन क्षमता, उम्र और साधना के स्तर के मामले में जियाओनिंग वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। अगर जियाओनिंग वास्तव में 1 साल के भीतर 9वें चरण का डू शिष्य बन सकता है तो वह साधना की गति के मामले में जियाओ कबीले के इतिहास में शीर्ष 10 में शामिल होगा। महाएल्डर अंदर से खुशी से झूम रहा था, उसकी मुस्कान लगभग उसके मंदिरों तक पहुंच रही थी। ग्रैंड एल्डर इतनी जल्दी गोली को 4 स्तरीय क्यूई गैदरिंग गोली के रूप में पहचानने में सक्षम था, क्योंकि उसने अपनी युवावस्था में गलती से एक आधी अधूरी क्यूई गैदरिंग गोली प्राप्त की थी। इस आधी अधूरी क्यूई गैदरिंग गोली ने उसे सफलतापूर्वक डू प्रैक्टिशनर दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। गोली की सहायता के बिना क्यूई चक्रवात का संघनन विफल हो सकता था, जिसके कारण व्यक्ति 9वें चरण के डू शिष्य से 8वें चरण के डू शिष्य में वापस आ सकता था। यह न केवल समय की बर्बादी थी, बल्कि एक व्यक्ति के साधना के सबसे कीमती सुनहरे वर्षों की भी बर्बादी थी। निस्संदेह क्यूई गैदरिंग गोली के साथ जियाओनिंग का डू ग्रैंड मास्टर के रूप में भविष्य में आगे बढ़ना लगभग निश्चित हो गया था। नॉर्थ स्टार डू ग्रैंड मास्टर बनना अब कोई समस्या नहीं थी और उसे डू स्पिरिट दायरे को चुनौती देने का मौका भी मिल सकता था। वुतान शहर में कोई भी उस दायरे तक नहीं पहुंचा था। अगर जियाओ कबीले ने डू स्पिरिट पैदा कर दी तो पूरा वुटैन शहर उनका हो जाएगा और यहां तक कि संप्रदाय बनाना भी संभव हो सकता है। जियाओ जान ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथों से ताली बजाए और एक ऐसे भाव के साथ कहा जो न तो गुस्से में था और न ही अधिकारपूर्ण, आज जो कुछ भी हुआ वह इन दीवारों के भीतर ही रहेगा। जो कोई भी इसके बारे में एक भी शब्द बोलेगा उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। चाहे वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हो, नालन यानरान हो या उनका अपना जियाओ कबीला हो, आज की घटनाएं गंदे कपड़े धोने के समान थीं। किसी भी जानकारी का लीक होना अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता है। समझ गया, कबीले के मुखिया, सभी ने एक स्वर में कहा। ठीक है, अब तितर बितर हो जाओ। जियो जान ने अपना हाथ हिलाया और कबीले के सभी शिष्य एक सुव्यवस्थित सेना की तरह व्यवस्थित तरीके से तितर बितर हो गए। जैसे ही जियोयान भी उठकर जाने वाला था, एक जेड जैसे हाथ ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। जुनेर ने मरहम की एक बोतल निकाली और उसे धीरे से जियोयान के घाव पर लगाया और धीरे से पूछा, जियोयान गेगे तुम? हम। जुनेर झिझकती और शर्मीली दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पूछना चाहती हो। वास्तव में वह पूछना चाहती थी कि क्या जियोयान के दिल में किसी के बारे में पहले उल्लेख करना उसका संदर्भ था। हालांकि उसने आखिरी क्षण में इन शब्दों को निगल लिया। उद्धरण चिन्ह ... जियोयान गेगे ने उस डू तकनीक की साधना कब शुरू की? ये बहुत प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कभी जुनेर द्वारा दी गई डू तकनीक और क्यूई विधियों को नहीं चाहा। जुनेर के गाल पके आड़ू की तरह लाल हो गए। उसकी शर्म साफ झलक रही थी। जियाओ यान रुका, फिर अनभिज्ञता का नाटक किया। आह, डू तकनीक? कौन सी डू तकनीक? मैंने कोई डू तकनीक इस्तेमाल नहीं की। मेरा शरीर बस मजबूत है, बस इतना ही। जुनेर ने उस पर आंखें घुमाईं। हालांकि जियाओ यान का डू तकनीक का इस्तेमाल सूक्ष्म था और उसका डू क्यूई का परिसंचरण अविश्वसनीय रूप से तेज था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने नालन यानरान को सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से हरा दिया हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने कहा, जुनेर भी यही करता है, हर महीने कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है और हर बार जब आप वापस आते हैं तो आपकी साधना में काफ़ी वृद्धि होती है। जियाओ यान के व्यवहार की नकल करते हुए जुनेर ने अनभिज्ञता का नाटक किया। आह, गायब हो रहा है? कौन गायब हो रहा है? जुनेर सिर्फ कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाती है। ... शाम को पीछे के पहाड़ में अपनी साधना का अभ्यास समाप्त करने के बाद जियाओ यान थका हुआ अपने कमरे में लौट आया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, हल्के से अपने हाथ पर अंगूठी को छुआ और एक डू तकनीक स्क्रॉल तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गया। यह अंगूठी एक स्थानिक अंगूठी थी जिसे स्टोरेज रिंग के रूप में जाना जाता था। यह उसकी मां की ओर से एक यादगार वस्तु थी। डू तकनीक स्क्रॉल के कवर पर 2 शब्द ऑक्टेन ब्लास्ट प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे। ऑक्टेन ब्लास्ट, नज़दीकी लड़ाई के लिए हाई जुबान डू तकनीक। यह अपनी जबरदस्त हमले की शक्ति के लिए जानी जाती है।
पूरी तरह से महारत हासिल करने पर हमले में बल की 8 परतें होती हैं। प्रत्येक परत के साथ अंतिम परत के साथ इसकी शक्ति लो डी डू तकनीक के बराबर है। ये डू तकनीक थी जिसका इस्तेमाल जियाओ यान ने नलन यानारान को हराने के लिए किया था। वास्तव में इस लड़की को हारना तय था, समान साधना स्तरों के साथ, लेकिन एक निम्न डू तकनीक और जियाओ यान की तुलना में बहुत कम महारत के साथ वह कैसे नहीं हार सकती थी। जियाओ यान ने अपने कपड़े उतार दिए। अगर कोई एक वाक्य में उसके शरीर का वर्णन करे तो वह स्टील की तरह ठोस होगा। उसके शरीर की विशेषता बॉडी बिल्डर की तरह उभरी हुई मांसपेशियां नहीं थीं। इसके बजाय उसकी मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थीं, प्रत्येक कसी हुई और परिभाषित थी। जब से उसने 4 साल की उम्र में गलती से अंगूठी खोली और ऑक्टेन ब्लास्ट डू तकनीक प्राप्त की, तब से जियाओ यान पहाड़ के पीछे लगभग हर दिन इसका अभ्यास कर रहा था। इस तरह वह लगातार अपने शरीर को मजबूत बनाता रहा। आखिरकार ऑक्टेन ब्लास्ट के लिए डू क्यूई के असाधारण उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके लिए उपयोगकर्ता से बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी। शुरुआत में दौड़ने, पुशअप करने और वजन उठाने से लेकर बाद में अपने नंगे हाथों से पेड़ों को काटने और अब डू क्यूई का उपयोग किए बिना चट्टानों पर मुट्ठी के निशान छोड़ने में सक्षम होने तक, जियाओ यान की ताकत बहुत मेहनत से कदम दर कदम हासिल हुई थी। फिर भी 10 साल के परिश्रमी अभ्यास के बाद भी जियाओ यान इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया था। ऑक्टेन ब्लास्ट की रूपरेखा को फिर से पढ़ने के बाद जियाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बल की 8 परतों की खेती करने के लिए कोई केवल कड़ी मेहनत पर भरोसा कर सकता है। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अंगूठी में केवल एक डू तकनीक नहीं थी, अंदर मौजूद डू तकनीक और क्यूई विधियों की संख्या आश्चर्यजनक थी। उनमें से सबसे निचली श्रेणी जुबान क्लास थी, कई डी क्लास थी और कुछ प्रसिद्ध त्यान क्लास डू तकनीकें भी थीं। इस प्रतिभाशाली लड़के जियाओ यान को निराशा में अपना सिर हिलाने पर मजबूर करने वाली बात यह थी कि वह उन्हें समझ नहीं पा रहा था। वह डी और त्यान क्लास डू तकनीकें भी साधना करना चाहता था। अधिकांश डू तकनीकें उसके लिए उतनी ही अकल्पनीय थीं, मानो वे रहस्यमय ग्रंथ हों। वे विशेष शब्दों और यहाँ तक कि प्राचीन वाक्यांशों से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर उसका सिर चकरा जाता था। इसके अलावा कई डू तकनीकों में उपयोगकर्ता के साधना स्तर और यहाँ तक कि उनकी क्यूई विधि की श्रेणी और विशेषता के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं। ऐसा नहीं था कि जियाओ यान विशेष रूप से ऑक्टेन ब्लास्ट साधना करना चाहता था, लेकिन यह एकमात्र ऐसी तकनीक थी जिसके लिए किसी विशिष्ट क्यूई विधि की आवश्यकता नहीं थी, कोई साधना स्तर की आवश्यकता नहीं थी और जिसकी साधना विधि जियाओ यान समझ सकता था। इसलिए ऑक्टेन ब्लास्ट उसकी पसंद थी। जियाओ यान ने एक बार अपने पिता से साधना मार्गदर्शन के लिए पूछने पर विचार किया था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जैद निर्दोष है, दोषी वह है जो इसे धारण करता है। यह एक सत्य था जिसे जियाओ यान ने अपने पिछले जीवन में समझा था। अगर स्टोरेज रिंग के अस्तित्व का पता चल जाता है तो न केवल जियाओ कबीले बल्कि पूरा जियामा साम्राज्य एक खूनी आपदा में डूब सकता है। आज मेरे पास अंततः एक द्वितीय स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। एक धमाके के साथ कीमिया के लिए एक औषधीय कड़ाही स्टोरेज रिंग से बाहर आ गई। ये कड़ाही मूल रूप से रिंग की सूची का हिस्सा नहीं थी। इस तरह की कम श्रेणी की औषधीय कड़ाही रिंग में शामिल होने के योग्य नहीं थी। यह एक कड़ाही थी जिसे जियाओ यान ने खुद वुटान सिटी के सबसे बड़े नीलामी घर मिटेर नीलामी घर से खरीदा था। कीमियागर बनने के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं। सबसे पहले किसी व्यक्ति में अग्निगुण होना चाहिए। इसके अलावा अग्निगुण के भीतर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए लकड़ी के गुण का एक छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए। डू क्यूई महाद्वीप में किसी व्यक्ति का गुण उसकी आत्मा द्वारा निर्धारित किया जाता था। जन्म से ही आत्मा में केवल एक गुण होता है, ये किसी अन्य गुण को अस्वीकार कर देगा। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग शक्तियों के 2 गुण होना लगभग असंभव था। हालांकि हमेशा अपवाद होते थे। 10 लाख लोगों में से हमेशा एक व्यक्ति ऐसा होता था जिसकी आत्मा उत्परिवर्तित होती थी। उत्परिवर्तित आत्माओं वाले उन लोगों में से उनमें से कुछ में कीमियागर बनने की क्षमता थी। इसके अलावा एक कीमियागर के पास एक मजबूत आध्यात्मिक बोध भी होना चाहिए। जियाओ यान ऐसा लग रहा था जैसे वह कीमियागर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसके पास ये सभी गुण थे। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक बोध हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। अध्याय 7 कीमिया। 3 बैंगनी ब्लूग्रास, 2 बोन वॉशिंग फ्लावर और एक रैंक एक वुड एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर। जियो यान ने स्टोरेज रिंग से फाउंडेशन पिल रेसिपी में सूचीबद्ध सभी सामग्रियों को निकाल लिया। मॉन्स्टर कोर पर अभी भी खून के धब्बे थे क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कुछ समय पहले एक जादुई जानवर के शरीर से निकाला गया था। अधिक सटीक रूप से ये वही था जिसका जियो यान ने आज सुबह खुद शिकार किया था। सभी कीमिया प्रक्रियाओं के लिए एक मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होती है जो एक आवश्यक ऊर्जा स्रोत के रूप में जादुई जानवरों से आता है। कबीले के शिष्यों के सुबह के प्रशिक्षण की निगरानी करने के अलावा जियो यान जुन एर के साथ बाजार में गश्त करता था।
दोपहर के भोजन के बाद वह आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करने और जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में जाता था। शाम को वह अपनी डू तकनीक का अभ्यास करने और अपनी डू क्यूई की खेती करने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाता था। लगातार दिन रात 10 साल तक। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कीमियागर की प्रतिभा थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके स्टोरेज रिंग में गोली बनाने की विधि का एक विशाल संग्रह था, जिसमें पहली से 8वीं श्रेणी की गोलियां शामिल थीं, जो उसे कीमिया के लिए सभी ज़रूरी ज़रूरतें पूरी करती थीं। गोली बनाने की विधि, कीमिया तकनीक, औषधीय जड़ी बूटियों का संग्रह और कीमिया की जानकारी ने स्टोरेज रिंग का एक बड़ा हिस्सा भर दिया। जियाओ यान ने उन सभी को पढ़ने में पूरे 10 साल बिताए। हालांकि जब उसने उन्हें पढ़ा था तो उन्हें समझना एक अलग मामला था। वास्तव में जब जियाओ यान ने सुबह गोली को ज़मीन से उठाया और उसे सूंघकर तुरंत पहचान लिया कि यह क्यूई गैदरिंग पिल है, तो ये साबित हो गया कि उसे पहले से ही औषधीय गोलियों का काफ़ी ज्ञान था। हालांकि जियाओ कबीले के भीतर उसकी छवि बहुत मजबूत थी और चून की ग्रैंड एल्डर भी जानता था कि क्यूई गैदरिंग पिल क्या होती है, इसलिए किसी को संदेह नहीं था कि एक 14 वर्षीय लड़के को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। यहाँ तक कि जुनएर और जियाओ जान ने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बस यह मान लिया कि जियाओ यान ने कहीं से क्यूई गैदरिंग पिल्स के बारे में सुना होगा। 1 घंटे बाद एक जोरदार धमाके के साथ औषधीय कड़ाही के अंदर मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा अचानक बढ़ गई। भयानक उच्च तापमान कड़ाही में फैल गया, जिससे जड़ी बूटियां जो अभी भी शुद्ध की जा रही थीं, राख में बदल गईं। कीमिया विफल हो गई थी। दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना वास्तव में बहुत कठिन है। जियाओ यान ने अपने चेहरे से राख पोंछी। उसकी अभिव्यक्ति असहायता की थी। जियाओ यान जैसा कोई भी व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल एक नौसिखिया कीमियागर था। मुझे पहली श्रेणी की औषधीय गोलियों के शोधन में महारत हासिल करने में 3 साल लग गए। मेरी प्रगति बहुत धीमी है। अगर कोई अन्य कीमियागर यह सुनता तो शायद वह क्रोध से जल उठता। बिना किसी औपचारिक मार्गदर्शन के केवल 3 वर्षों में अपने दम पर सीखना और पहली श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचना, उसकी कीमिया प्रतिभा उसकी साधना प्रतिभा से भी आगे निकल सकती थी। फिर जियाओ यान ने शोधन जारी रखने के लिए सामग्री का दूसरा सेट निकाला। संक्षेप में, कीमिया राक्षसों को पीसकर स्तर बढ़ाने जैसा था। ये लगातार अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया थी। डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह जब भी पर्याप्त जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, उन्हें परिष्कृत करता, चाहे उन्हें जंगल में चुनकर या बाजार से कुछ सस्ती जड़ी बूटियां खरीदकर। जब तक उसकी डू क्यूई समाप्त नहीं हो गई, जियाओ यान फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत करने में असमर्थ था। मेरी डू क्यूई अभी भी बहुत कमज़ोर है। कीमिया के लिए लपटें पैदा करने के लिए डू क्यूई का उपयोग करना बहुत अक्षम है। जैसे ही जियाओ यान औषधीय कड़ाही को वापस स्टोरेज रिंग में रखने और अपनी डू क्यूई की खेती शुरू करने वाला था, अचानक आध्यात्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल आया। इसने न केवल पूरे कमरे को सील कर दिया, बल्कि जियाओ यान के शरीर को भी जगह पर लॉक कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। जी, मैंने इस सुदूर जियामा साम्राज्य में जियो उपनाम वाले एक प्रतिभाशाली युवक के बारे में अफवाहें सुनी हैं। मुझे यहाँ इतनी बड़ी मछली मिलने की उम्मीद नहीं थी। जियो कबीले की विरासत वास्तव में इतनी दूर की जगह में छिपी हुई है। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति भूत की तरह जियोयान के सामने प्रकट हुआ, जिसके बाद जियोयान के हाथ की स्टोरेज रिंग उसकी उंगली के हल्के से झटके से उसकी ओर उड़ गई। वापस इसे मुझे लौटा दो, जियोयान ने गुस्से से कहा, क्योंकि वह अपने बंधनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसका पूरा शरीर डू क्यूई से मुक्त होने की कोशिश में उछल रहा था। हालांकि काले वस्त्र वाले आदमी के सामने उसकी ताकत एक पेड़ को हिलाने वाली मैफ्लाई की तरह नगण्य थी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जियाओयान के गुस्से पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ आरक्षण न होते तो जियाओयान अब तक एक लाश बन चुका होता। स्टोरेज रिंग के अंदर की हर चीज़ उसकी उंगली के हल्के स्पर्श से एक पल में बाहर गिर गई। फिर उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने सभी वस्तुओं को घेर लिया और सभी निर्जीव वस्तुओं जैसे कि डू तकनीक, क्यूई विधियां और गोली बनाने की विधि के बीच एक जीवित चीज अलग से खड़ी थी। यह एक रहस्यमयी सफ़ेद लौ थी जो ठंडी आभा उत्सर्जित करती थी। ये लौ स्टोरेज रिंग के अंदर बंद थी और यह एक ऐसी चीज़ थी जिसे जियाओयान सबसे ज़्यादा संजोकर रखता था। अस्थि कंपाने वाली लौ स्वर्गीय लौ रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। किताबों में इस लौ का वर्णन ही जियाओयान को इसकी कीमतीता और इसकी भयानक प्रकृति से अवगत कराने के लिए पर्याप्त था। यह महाद्वीप के अनगिनत कीमियागरों का लक्ष्य था। जियाओयान का शरीर डू क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति की लहरों से छलनी हो गया था, क्योंकि वह सील तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था और उसका शरीर लगभग टूटने के कगार पर था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। यह जियाओ कबीले की विरासत नहीं है। काले लबादे में आदमी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सभी वस्तुओं को तेजी से स्कैन किया। उसने जेड पेंडेंट जैसी वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें कई बार जांचा।
हालांकि पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी वस्तु जियाओ कबीले की नहीं थी। क्यूई विधियां और दूर तकनीकें वे नहीं थीं जिनके बारे में उसे पता था कि वे जियाओ कबीले के पास हैं जिनसे वह परिचित था। उसने शुरू में अपने अधीनस्थों से सुना था कि वुटैन शहर में एक जियाओ कबीला था जिसने एक युवा प्रतिभा को जन्म दिया था। उस युवक की प्रसिद्धि जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी तक पहुंच गई थी, जिससे उसे विशेष रूप से यहां आने के लिए प्रेरित किया गया। यह आंशिक रूप से नालन यानरान के दादा नालन जी के कारण था। वह जियाओयान की साधना प्रतिभा से काफ़ी संतुष्ट थे और राजधानी में अक्सर जियाओ उपनाम वाले एक प्रतिभाशाली पोते के बारे में शेखी बघारते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ और जीनियस शब्दों का संयोजन इतनी परेशानी को आकर्षित करेगा। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने जियाओयान के हताश संघर्ष को देखते हुए एक भौं सिकुड़ी हुई थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक परिश्रम के कारण इस समय उसकी आंखों के कोनों से खून के आंसू बहने लगे। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने चुपके से उस कमरे की ओर देखा जहां जुनेर थी। इसके तुरंत बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने जुनेर को छोड़कर जियाओ कबीले के क्षेत्र में सभी को सूक्ष्मता से प्रभावित किया, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपनी जीभ चटकाई और आध्यात्मिक संयम को छोड़ दिया। फिर उसने जियाओयान की गर्दन पकड़ ली। उसकी आवाज़ भयावह थी और उसने धमकी दी, बेटा मुझे बताओ कि प्राचीन जैद कहाँ है, या मैं तुम्हारे पूरे जियाओ कबीले का सफाया कर दूंगा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे बोन चिलिंग फ्लेम लौटा दो। जियाओयान ने ऑक्टेन ब्लास्ट से हमला करना जारी रखा। हालांकि जिस चाल ने नालन यानरान को हराया था वह काले वस्त्र वाले आदमी के कपड़े भी नहीं फाड़ सकती थी। ताकत में इस भयानक अंतर ने जियाओयान को एहसास कराया कि उसके सामने वाला आदमी संभवतः डू स्पिरिट से ज्यादा शक्तिशाली था, शायद डू किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली। बोन चिलिंग फ्लेम, ये घटिया स्वर्गीय फ्लेम। काले वस्त्र वाले आदमी ने अपनी उंगली हल्के से हिलाई और बोन चिलिंग फ्लेम, जो स्वर्गीय फ्लेम रैंकिंग में 11वें स्थान पर थी और जिसे अनगिनत कीमियागर चाहते थे, एक बच्चे के खिलौने की तरह उसकी हथेली में खेल रही थी। काले वस्त्र वाला व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और आकर्षक ढंग से कहा, बेटा मुझे बताओ कि प्राचीन जैद कहाँ है और मैं तुम्हें कीमिया सिखा सकता हूँ। जियाओयान ने पहले ही लड़ना छोड़ दिया था जब उसने देखा कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति की हथेली में अस्थि शीतल ज्वाला के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वह मूर्ख नहीं था। वह समझ गया कि इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति की शक्ति उसकी समझ से परे थी और उसने उसे नहीं मारा था। इसका एकमात्र कारण शायद कुछ आरक्षण था। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी पकड़ ढीली कर दी जब उसने देखा कि जियाओयान ने अपना संघर्ष बंद कर दिया है। वह वास्तव में जियाओयान को मारने से डरता था। यदि उस व्यक्ति ने जियाओयान पर किसी तरह का उपाय छोड़ दिया होता तो यह उसके लिए भी खतरा बन जाता। जियाओयान ने इस बिंदु पर भी ध्यान दिया। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था और किसी भी डूक्यूई का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी, जैसे कि वह अपने डूक्यूई उतार चढ़ाव को प्रकट करने से डरता था। वह अपनी सामान्य शांति में लौट आया। उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने कहा, तुमने मेरे पास जो कुछ भी है वह सब देखा है। मुझे नहीं पता कि तुम किस प्राचीन जैद की बात कर रहे हो। तुम मुझे कीमिया सिखाने के लिए भी योग्य नहीं हो। काले लबादे वाला आदमी हंसा जैसे उसने सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो। जी योग्य नहीं, योग्य नहीं, मैं हुनहुजी तुम्हें कीमिया सिखाने के लिए योग्य नहीं हूँ। अध्याय 8, फड़फड़ाती तितली। ये सोल रिंग एक 8वीं श्रेणी के कीमियागर द्वारा अपनी मृत्यु के बाद छोड़े गए अवशेष से अधिक कुछ नहीं है। इसके अलावा इस स्टोरेज रिंग पर आध्यात्मिक छाप विलीन हो गई है और आत्मा पहले ही रिंग के भीतर विलीन हो चुकी है। मैं हुनहुजी डूक्यूई महाद्वीप का नंबर 1 कीमियागर हूँ और आप कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। जियाओयान ने रिंग के भीतर एक खजाने की पहचान करने वाले एटलस को याद किया जिसमें डूक्यूई महाद्वीप के विभिन्न खजानों का विवरण था, जिसमें सोल रिंग भी शामिल थी। तथाकथित सोल रिंग एक तरह की उच्च श्रेणी की स्टोरेज रिंग थी। स्टोरेज रिंग जैसी निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित करने के अलावा सोल रिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आत्माओं को संरक्षित करने की इसकी क्षमता थी। शक्तिशाली कीमियागरों की आत्माएं अपने आप में अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। नश्वर खतरे का सामना करने पर वे अपनी आत्माओं को अपने शरीर से अलग कर सकते थे और खुद को बचाने के लिए सोल रिंग के भीतर छिप सकते थे। और चूंकि यह सोल रिंग बोन चिलिंग फ्लेम को भी सुरक्षित रख सकती थी, इसलिए यह निस्संदेह एक दुर्लभ खजाना था। शुरू में जियाओयान ने सोचा था कि यह अंगूठी उसकी मां द्वारा छोड़ी गई विरासत है, लेकिन हुनहुजी के स्पष्टीकरण के बाद ऐसा लगा कि उसकी मां ने किसी अज्ञात स्रोत से सोल रिंग प्राप्त की होगी। सोल रिंग के मूल मालिक को एक नश्वर संकट का सामना करना पड़ा और उसे अपनी आत्मा को बचाने के लिए रिंग में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसकी आत्मा विरोध नहीं कर सकी और अंततः विलुप्त हो गई, जिससे स्टोरेज रिंग और बोन चिलिंग फ्लेम बिना मालिक के रह गए। हुनहुजी ने जियाओयान को देखा और एक ठंडी मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, जी चूंकि तुम कहती हो कि मैं योग्य नहीं हूं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली कीमिया क्या है।
हुनहुजी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हवा को तैरती हुई बोन चिलिंग फ्लेम की ओर खींचा। इससे उसने सुई जितनी पतली एक धागे जैसी लौ खींची। उसकी उंगलियां कंडक्टर के डंडे की तरह चलती थीं, हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला के पीले सफ़ेद धागे को कई जड़ी बूटियों के बीच से सुई में पिरोने की तरह आसानी से गुजारती थीं। एक पल में, जैसे ही ज्वाला का धागा जड़ी बूटियों से गुजरा, उसने सावधानी से गेहूं को भूसे से अलग कर दिया। जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति ने सभी जरूरी हर्बल सार निकाल लिए। जड़ी बूटियों में बची हुई अशुद्धियां तुरंत राख के ढेर में बदल गईं जो जमीन पर गिर गईं। अंत में सार को ले जाने वाली ज्वाला के धागे एक साथ जुड़कर बैंगनी और सफ़ेद रंग की औषधीय गोली बनाते हैं। ये लगभग एक पल की गोली बन गई। हालांकि वे जड़ी बूटियां विशेष रूप से उच्च श्रेणी की नहीं थीं, लेकिन पलक झपकते ही एक औषधीय गोली को परिष्कृत करना किसी परी कथा की तरह था। अगर ऐसी कहानी सुनाई जाए तो कौन विश्वास करेगा? बेटा, उकसाने का तुम्हारा प्रयास बहुत अपरिपक्व है। एक झटके के साथ हुनहुजी ने अपनी उंगली हिलाई। गोली प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो जबरदस्ती जियाओयान के गले में घुस गई। गैग! जियाओयान ने तुरंत गोली उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दवा की शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। तुमने मुझे क्या खिलाया? जी, ये तो बस एक साधारण जहर की गोली है। अगर तुम इस जहर को खत्म करने में कामयाब हो गए तो तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य माने जाओगे। मेरी यह निशानी अपने साथ शाही राजधानी में आत्माओं के हॉल में ले जाओ। अगर तुम असफल हो गए तो ठीक है, हे। याद रखो कि अपने अगले जन्म में दूसरों को इतनी लापरवाही से मत भड़काओ। आत्मा अक्षर के साथ उकेरा गया एक काला टोकन मेज पर दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद हुनहुजी अंतरिक्ष में चीरता हुआ गायब हो गया। हुनहुजी के गायब होने के बाद जियाओयान का मूल रूप से क्रोधित भाव तुरंत अपनी सामान्य शांति में लौट आया। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया था वह जानबूझकर किया था। एक बार जब जियाओयान ने अनुमान लगाया कि हुनहुजी उसे नहीं मारेगा, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके पास एक शक्तिशाली कीमियागर के मार्गदर्शन की कमी थी, और भले ही वह सिर्फ दूसरे पक्ष को एक गोली को परिष्कृत करते हुए देखने के लिए ही क्यों न हो, ये फायदेमंद होगा। इसलिए जियाओयान ने जानबूझकर दूसरे पक्ष को उकसाया। हड्डी को ठंडा करने वाली लौ पर उसकी केंद्रित निगाह हुनहुजी का ध्यान उस ओर हटाने के लिए एक जानबूझकर किया गया कार्य था। इस प्रकार एक निश्चित क्यूई विधि की खोज होने से बचाया। जिस क्यूई विधि पर विचार किया जा रहा था वह ज्वाला मंत्र था। यह एक निम्न हुआंग श्रेणी की क्यूई विधि थी जो स्वर्गीय लपटों को भस्म करके अनंत रूप से विकसित होने में सक्षम थी। ये वह क्यूई विधि थी जिसे वह विकसित कर रहा था। जियाओयान के पास चुनने के लिए कई क्यू विधियां थीं, लेकिन उसने आखिरकार इस रहस्यमय और अजीब विधि को चुना। उसके चयन के दो मुख्य कारण थे। पहला, चूंकि उसकी सोल रिंग में बोन चिलिंग फ्लेम थी, इसलिए उसके पास फ्लेम मंत्र के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही थी। उसे उन्हें खोजने की भी जरूरत नहीं थी। दूसरा, ये क्यू विधि वास्तव में शक्तिशाली थी। डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंचने के बाद से जियाओयान ने फ्लेम मंत्र की साधना शुरू कर दी। शुरू में वह केवल दूर से ही बोन चिलिंग फ्लेम को महसूस कर सकता था। अब वह इसके 3 मीटर के भीतर जा सकता था और इससे निकलने वाली ज्वाला की लपटों को अवशोषित कर सकता था। फ्लेम मंत्र अब एक इंटरमीडिएट हुआन क्लास में विकसित हो गया था, जिससे ये साबित होता है कि यह क्यू विधि वास्तव में अनंत विकास को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय लपटों को भस्म कर सकती है। जहां तक जहर की गोली का सवाल है, उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि जहर को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाता है। वह नीचे झुका और हुनहुजी की कीमिया प्रक्रिया से बची हुई सभी पाउडर जड़ी बूटियां एकत्र कीं। मिश्रित इन पाउडर ने मारक बनाया। हुनहुजी ने कीमिया के लिए जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, वे सभी जियाओयान द्वारा व्यक्तिगत रूप से एकत्र की गई थीं। वह ठीक से जानता था कि वे क्या थीं। वे सभी लाभकारी जड़ी बूटियां थीं, जहरीली नहीं। कीमिया में सबसे बुनियादी कदम शुद्धिकरण था। शुद्धिकरण ने जड़ी बूटियों से अतिरिक्त अशुद्धियों और विषाक्त पदार्थों को हटा दिया, जिससे केवल शुद्धतम औषधीय गुण बचे। कहावत, सभी दवाओं में एक जहरीला पक्ष होता है, का मतलब था कि जड़ी बूटियां इसलिए फायदेमंद नहीं थीं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से गैर विषाक्त थीं, बल्कि इसलिए कि उनके औषधीय गुण उनकी विषाक्तता से अधिक थे। दूसरी ओर, एक जहरीली जड़ी बूटी में एक विषाक्तता थी जो उसके औषधीय मूल्य से अधिक थी। इसलिए इस जहर की गोली का मारक जड़ी बूटियों से बचा हुआ औषधीय पाउडर था। पानी के साथ मिश्रित सभी पाउडर जड़ी बूटियों का सेवन करने के बाद उसके शरीर में भयंकर सर्दी और दर्द तुरंत गायब हो गया। अतिरिक्त औषधीय शक्ति ने उसकी डू क्यूई को थोड़ा बढ़ा दिया। ये प्राचीन जैद आखिर है क्या जिसे हुनहुजी जैसे लोग जब्त करने के लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं? मेरे जियाओ कबीले के पास ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है? जियाओयान ने मेज़ पर रखा काला टोकन उठाया। दिन की घटनाएं उसकी समझ से परे थीं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जियाओयान गेगे, क्या तुम्हारे पास कल समय है? क्या तुम जुनेर के साथ बाजार जा सकते हो?
जियाओ यान ने सब कुछ वापस सोल रिंग में रख दिया और दरवाज़ा खोलने से पहले अपने गालों से खून के आंसू पोंछे। अगर जुनेर को मेरी ज़रूरत है तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। जुनेर को देखकर जियाओ यान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि जुनेर की वजह से हुनहुजी ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की? ड्यूक्यूई महाद्वीप के भीतर एक रहस्यमयी जगह जिसे हुन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है में एक बार बेजोड़ हुनहुजी को एक आदमी के पीछे घुटने टेकते हुए पाया गया। सफ़ेद लबादा पहने हुए वह आदमी सौम्य और परिष्कृत दिखाई दे रहा था। अपने हाथ में मुट्ठी भर मछली का खाना लिए हुए वह तालाब में मछलियों को खाना खिला रहा था। उसे मछलियों को भोजन के लिए उत्सुकता से हाथापाई करते हुए देखना अच्छा लग रहा था। मछलियों को खाना खिलाने के बाद वह आदमी धीरे से मुड़ा और शांति से बोला, खड़े हो जाओ। हाँ, कबीले का मुखिया, उस आदमी ने बिना किसी हड़बड़ी के पूछा, कैसा हुआ? हुनहुजी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, कबीले का मुखिया, ऐसा लगता है कि जियाओ कबीले का प्राचीन ज़ैडगू कबीले के हाथों में पड़ गया होगा। हुनहुजी की प्रतिक्रिया सुनकर हुन कबीले के मुखिया हुन तियांडी ने भौहें सिकोड़ लीं। ये वाकई परेशान करने वाली खबर थी। हुनहुजी ने आगे कहा, जियामा साम्राज्य के जियाओ कबीले में एक युवा लड़की है जिसके पास स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ की बीज लौ है। हालांकि मैंने इस लड़की की सीधे जांच नहीं की, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति ने प्राचीन ज़ैड को खोजने के बिना पूरे जियाओ कबीले को छान मारा है। हुन तियांदी की नज़र बर्फीली हो गई। वह जानता था कि स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ रैंकिंग में चौथे स्थान पर गो कबीले की वंशानुगत लौ थी। केवल गो कबीले के प्रमुख सदस्य ही बीज लौ के अधिकारी हो सकते थे। तथ्य यह है कि गो कबीले के एक सदस्य को जियो कबीले के भीतर पाया गया था। इसका मतलब था कि प्राचीन ज़ैड का ठिकाना पहले ही पता चल चुका था। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग जांच करने के लिए नहीं किया, यह अच्छा किया। वह लड़की गु युआन की बेटी होनी चाहिए। यदि आपने गलती से उस पर कोई उपाय किया होता तो आप जलकर राख हो जाते। हुन तियांदी गु युआन की ताकत की भयावह सीमा को जानता था। यह असंभव था कि गु युआन अपनी बेटी को इतनी दूर की जगह पर लापरवाही से छोड़ देगा। सैकड़ों हजारों मील दूर से भी गु युआन आसानी से पूरे जियामा साम्राज्य का सफाया कर सकता था। स्नाइप और क्लैम की लड़ाई का एक ऐसा क्लासिक मामला है जबकि मछुआरे को फायदा हो रहा है। अंत में जियो कबीले का प्राचीन ज़ैड फिर भी आपके हाथों में आ जाता है, गु युआन। हुनहुजी ने पूछा, कबीले के मुखिया, क्या हमें उस लड़की को पकड़कर उसे प्राचीन ज़ैड के बदले में दे देना चाहिए? एक पल के लिए सोचने के बाद हुन तियांदी ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियाओ जुबान के साथ लड़ाई से मेरी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अब गु कबीले के साथ युद्ध शुरू करने का समय नहीं है। आत्माओं के हॉल को शक्तिशाली आत्मा निकायों के संग्रह को तेज करने का निर्देश दें। हमें इसे पूरा करना होगा इससे पहले कि गु कबीले को बाकी प्राचीन ज़ैड मिलें। हम गु कबीले को और अधिक प्राचीन ज़ैड हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते। समझ गया, कबीले के मुखिया। जैसे ही एक तितली ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए, भाग्य की समरेखा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। अध्याय 9, जहां पैसा उड़ता है, औषधीय तत्व बढ़ते हैं। जियाओ यान की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें से एक गहरी सफ़ेद लौ की किरण चमक उठी। हालांकि लौ जल्दी ही दिखाई दी और उतनी ही तेजी से गायब हो गई। बैठकर जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने होठों को चाटा। उसके चेहरे पर मोह और नशे की झलक थी। औषधीय गोलियां वास्तव में चमत्कारी हैं। मुझे लगता है कि साधना के 1 या 2 महीने के बाद मैं 3 सितारा बाधा को तोड़ सकता हूं और 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच सकता हूं। अभी हाल ही में जियाओ यान ने 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर बनने के लिए सफलता प्राप्त की थी। ये पहली बार भी था जब उसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए एक गोली का इस्तेमाल किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्यूक्यूई महाद्वीप में हर कोई कीमियागरों की तलाश करता है। हर कोई उनका उपकार करने को तैयार है। ये गोली वास्तव में यादगार है। एक फुफकार के साथ जियाओ यान ने अपनी ड्यूक्यूई को ज्वाला की एक गेंद में संघनित कर दिया। इस ज्वाला के भीतर एक हल्की सी दिखने वाली पीली सफ़ेद रेखा थी जो ज्वाला के बीच तैरते हुए ड्रैगन की तरह घूम रही थी। जियाओ यान यह नहीं भूला था कि जहर की गोली अस्थि द्रुत ज्वाला की एक लट में विलीन हो गई थी जिसे उसके ज्वाला मंत्र ने भी निगल लिया था। स्वर्गीय ज्वालाएं, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं अस्थि द्रुत ज्वाला को निगलने में सक्षम नहीं हूं। मुझे अन्य स्वर्गीय ज्वालाओं का ठिकाना नहीं पता, इसलिए अब मेरा प्राथमिक कार्य अपनी साधना को बढ़ाना और स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना होना चाहिए। दरवाजे के बाहर से जुनेर की मधुर हल्की आवाज़ आई, जियाओ यान गेगे, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? ये लड़की इतनी सुबह यहाँ आई है। जियाओ यान ने धीरे से मुस्कुराया। जुनेर के साथ बाजार गए हुए उसे काफ़ी समय हो गया था। अपनी अलमारी में थोड़ी खोजबीन करने के बाद उसने कुछ अच्छे कपड़े पहने और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर इंतजार कर रही युवा लड़की को देखकर वह धीरे से सीटी बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। आज जुनेर ने हल्के हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था।
हल्के रंग ने उसके रूप में मासूमियत का एक अतिरिक्त स्पर्श जोड़ा। एक जोड़ी तंग पैंट ने उसके पतले लंबे पैरों को उभारा, जिससे उसके कर्व्स दिख रहे थे। ज़ुनैर आज बहुत सुंदर लग रही है, ज़ियाओ यान ने चिढ़ाते हुए कहा। मुस्कुराते हुए ज़ुनैर ने ज़ियाओ यान को देखा और एक चंचल और प्यारे तरीके से कहा, क्या ये हो सकता है कि ज़ुनैर कल ज़ियाओ यान गेगे की नज़र में सुंदर नहीं थी? याद दिलाने पर ज़ियाओ यान का दिल धड़क उठा। उसकी मंगेतर कलाई थी। हालांकि ज़ियाओ यान, जो 1 या 2 दिन से ज़्यादा समय से कई युवा लड़कियों के प्यार का पात्र था, काफ़ी अनुभवी प्लेबॉय बन गया था। उसने धीरे से ज़ुनैर को उसके बाल बांधने में मदद की और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, ज़ुनैर हमेशा पहले से ज़्यादा सुंदर होती है। ज़ुनैर के गाल तुरंत लाल हो गए और उसने ज़ियाओ यान को एक खाली नज़र से देखा, जिसमें थोड़ा स्नेह भी था। बहुत ही सहज बात करने वाला। अपनी साधना में सुधार के बाद ज़ियाओ यान अच्छे मूड में था। वह और ज़ुनैर कबीले के बाहर चलते हुए बातें करते और हंसते रहे। रास्ते में वे कबीले के कुछ सदस्यों से मिले, जिन्होंने उसे देखते ही अपना काम रोक दिया और 90 डिग्री के कोण पर झुककर उनका अभिवादन किया। एक दिन पहले एक गोली देने के उसके कार्य ने उसे पूरे कबीले से और भी अधिक प्रशंसा अर्जित की थी। एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली, भले ही वह उसके लिए अनुपयोगी हो, अच्छी रकम में बेची जा सकती थी। फिर भी उसने कबीले के भविष्य के लिए इसे ज़ियाओ निंग को देने का फैसला किया। ऐसी उदारता ने कबीले के भीतर कई लोगों का सम्मान जीता। ज़ियाओ यान और ज़ुनैर ने कबीले के सदस्यों का अभिवादन किया, जो उन्हें व्यस्त सड़कों पर इत्मीनान से टहलते हुए मिले। हालांकि वुटैन शहर शाही राजधानी जितना शानदार नहीं था, फिर भी यह जियामा साम्राज्य का एक मध्यम से बड़ा शहर था, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। चिलचिलाती धूप के बावजूद सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। कबीले से निकलने के बाद ज़ुनैर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई। वह लगातार एक असहाय ज़ियाओ यान को एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक घसीट रही थी। उसकी हल्की खुशनुमा हंसी गर्मी से भीगी सड़कों को कुछ डिग्री ठंडा कर रही थी। हालांकि ज़ियाओ यान ने दावा किया कि वह ज़ुनैर के साथ उसकी शॉपिंग ट्रिप पर गया था, लेकिन असल में उसने ही सबसे ज़्यादा खरीदारी की। बॉस, मैं 20 साल का पर्पल ब्लूग्रास, 5 साल का बोन वॉशिंग फ्लावर और 3 साल का ट्विन हेड फ्लावर लूँगा। क्या आपके पास कोई यिन स्पिरिट टाइप का पौधा है? स्टॉल के मालिक ने ज़ियाओ यान को आते देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर ज़ियाओ यान। हाँ हाँ, हमारे पास वे हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ज़ियाओ यान ने पैसे ऐसे खर्च किए जैसे कि कुछ भी नहीं था, और उसका खर्च हज़ारों सोने के सिक्कों तक पहुंच गया था। क्या ज़ियाओ यान के पास पैसे थे? बिल्कुल, और बहुत सारे। ये सिर्फ जंगल में जादुई जानवरों के लिए उसके नियमित शिकार की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह ज़ियाओ कबीले का छोटा कबीला नेता था। मूल रूप से वुटैन शहर 3 कुलों के बीच एक त्रिपक्षीय संतुलन था, ज़ियाओ कबीला, जियालाई कबीला और एओबा कबीला। हालांकि ज़ियाओ यान के कारण जियालाई कबीला और एओबा कबीला ज़ियाओ कबीले के खिलाफ खड़े होने के लिए गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हो गए। जीनियस की उपाधि का मतलब एक आशाजनक भविष्य था, और ज़ियाओ यान की प्रतिष्ठा शाही राजधानी तक भी पहुंच गई थी। व्यापारी, शिकार दल और यहाँ तक कि वुटैन शहर में नीलामी घर सभी ज़ियाओ यान के भविष्य के बारे में आशावादी थे, जिसके कारण ज़ियाओ कबीले के लिए उद्योगों की संख्या बढ़ रही थी। इसके अलावा ज़ियाओ जहान के साथ अच्छे संबंध जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक नालन जी ने ज़ियाओ कबीले को वुटैन शहर के वास्तविक अधिपति के रूप में स्थापित किया था। स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ यान के पास उपलब्ध धन की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई थी। ज़ियाओ यान को लगातार कई तरह की निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदते देखकर ज़ुनैर ने पलकें झपकाईं और उसकी ओर मुड़ी। ज़ियाओ यान गेगे, क्या तुम कीमिया आजमाने के लिए ये सारी औषधीय सामग्री खरीद रहे हो? हाँ, कौन कीमियागर नहीं बनना चाहता? मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास प्रतिभा है या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे आजमाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ुनैर ने कहा, ज़ियाओ यान गेगे, ज़ुनैर के पास कुछ कीमिया तकनीकें और गोली बनाने की विधियां हैं। ज़ियाओ यान को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। वह अभी भी समझ सकता था कि कौन सिर्फ दिखावटी है और कौन वास्तव में ईमानदार है। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास कीमिया के लिए कोई प्रतिभा है या नहीं। मैं बस इधर उधर खेलूंगा और कुछ औषधीय पाउडर बनाऊंगा। अगर मुझे वाकई गोली बनाने की विधि की ज़रूरत है तो मैं निश्चित रूप से ज़ुनैर से पूछने में संकोच नहीं करूंगा। वे दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे, क्योंकि वे अनजाने में ही पूरे ज़ियाओ कबीले के बाजार में चले गए। फिर भी ज़ुनैर को अभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला था जो उसकी नज़र में आया हो। क्या हम सड़क के उस पार की जगह देखें? ज़ियाओ यान ने सुझाव दिया। उस पार वुटैन शहर का बाजार केवल ज़ियाओ कबीले के स्वामित्व में नहीं था। जियाली कबीले और एओबा कबीले के एकजुट होने के बाद उन्होंने ज़ियाओ कबीले के बाजार से कुछ ही दूर एक और बड़ा बाजार बनाया। ज़ियाओ कबीले के छोटे कबीले के नेता ज़ियाओ यान के लिए दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी कबीलों के बाजार में जाना निस्संदेह हलचल पैदा करेगा।
जुनेर ने चंचलता से हंसते हुए कहा, जियाओयान गेगे, अगर हम सड़क के उस पार के बाजार में जाते हैं तो वे हमें अंदर भी नहीं आने देंगे। जियाओयान ने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए, हम वहां चोरी करने नहीं आए हैं या लूट लें। हम ग्राहक हैं, उनके पास हमें अंदर न आने देने का कोई कारण नहीं है। जन के साथ चौड़ी सड़कों पर कुछ मोड़ लेने के बाद वे बड़ेयाओ जिया बाजार में पहुंचे। चूंकि ये दो कुलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाने वाला बाजार था, इसलिए दुकानों की सजावट और उनके मुखौटे दोनों ही अविश्वसनीय रूप से भव्य थे और पेश किए जाने वाले सामानों की विविधता भी उतनी ही व्यापक थी। जियाओयान के आने पर बाजार के प्रवेश द्वार पर मौजूद दो पहरेदार तुरंत तनाव में आ गए। उन्होंने अपने लंबे भालों को जियाओयान की ओर इशारा किया और घबराहट के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियाओ कबीला लड़ने आया है। कई लोगों ने गार्ड की आवाज़ सुनी और जियाओयान को पहचानते ही वे बाजार से बाहर भाग गए। उन्हें डर था कि जियाओ कबीला वास्तव में कोई कदम उठा रहा है। जियाओयान इस दृश्य पर केवल असहायता के साथ प्रतिक्रिया कर सकता था, जबकि जुनेर उसके बगल में एक हंसी को दबा रहा था। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि जियाओयान कुछ बोल पाता, भीड़ में से एक आवाज़ आई, जियाओयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियाओयान ने आवाज़ की दिशा में देखा, तभी उसने देखा कि बाजार से लोगों का एक समूह आ रहा है। उनमें से एक शानदार कपड़े पहने एक युवक को ले जाया जा रहा था, जिसके चारों ओर चांद के चारों ओर तारे जैसे दूसरे लोग थे। युवक को देखते ही पहरेदारों ने सम्मानपूर्वक कहा, युवा मास्टर जियाली एओ। जियाली कबीले के युवा मास्टर जियाली एओ ने अपनी छाती पर एक सोने का सितारा पहना हुआ था। 21 साल की उम्र में एक स्टारडू प्रैक्टिशनर होना वुटैन शहर में काफ़ी प्रतिभाशाली माना जाता था। हालांकि जियाओयान की तुलना में वह फीके पड़ गए। जियाओयान ने जियाली एओ की ओर देखा और सोने का सितारा देखा, फिर अपना सिर हिलाया। 21 साल की उम्र में सिर्फ एक स्टारडू प्रैक्टिशनर, वह 11 साल का होने से पहले ही उस अवस्था में पहुंच गया था। जियाली एओ ने जियाओयान की प्रतिक्रिया देखकर गुस्से में अपने दांत पीस लिए। 21 साल की उम्र में एक स्टारडू प्रैक्टिशनर बनना पहले से ही काफ़ी मजबूत था, ठीक है। फिर भी जिस उपलब्धि पर उसे इतना गर्व था, वह दूसरे पक्ष की नज़र में बहुत तुच्छ लग रही थी। मैं बाजार में और क्या करने आऊँगा अगर चीज़ें खरीदने के लिए नहीं? जियाली एओ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, तुरंत चले जाओ। अध्याय 10, जियोयान, आश्रित दामाद। जियोयान ने अपने हाथ फैलाए और बेबाकी से बोला, ओह, किसने सोचा होगा कि वुटैन शहर का तथाकथित सबसे बड़ा बाजार ऐसा होगा जो अपने ग्राहकों को चुनता और चुनता है। सड़क के उस पार जियो कबीले के बाजार के विपरीत वे कभी किसी को नहीं भगाते। वहाँ हर ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो वे डुकिंग हों। जियाली एओ का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अगर यह अफवाह फैल गई तो उनके बाजार की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, युवा स्वामी? जियाली एओ ने आसपास के ग्राहकों और व्यापारियों को देखा। उनमें से कई ने जियोयान की बातें सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। व्यापारियों के लिए, जाहिर है, जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उतना ही अच्छा होगा। उनके पास ग्राहकों को भगाने का कोई कारण नहीं था, खासकर जियोयान जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला माना जाता था। कहने की ज़रूरत नहीं कि ग्राहक भी नहीं चाहते थे कि अगली बार जब वे खरीदारी करने जाएं तो उन्हें बिना किसी कारण के भगा दिया जाए। ऐसा कहने के बाद जियाओयान ने जियाली एओ के उदास चेहरे को अनदेखा किया और जुनेर की ओर मुड़ा। जुनेर, हमें भविष्य में ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जो ग्राहकों को इस तरह से भगाते हैं। चलो इसके बजाय अपने बाजार में वापस चलते हैं। जुनेर ने अपनी जीवंत आंखें झपकाईं और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाया। ओह, जुनेर समझती है। जियाओयान के शब्दों के जवाब में जुनेर को अपना सिर हिलाते हुए देखकर जियाली एओ का मुंह फड़क उठा और वे दोनों मुड़े और जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थीं कि वे चरमरा रही थीं। प्रतिभाशाली युवक को घूरते हुए उसकी नज़र काली और जहरीली थी। 1 मिनट रुको। जियाली एओ ने धीरे से पीछे हटकर रास्ता साफ किया और दांत पीसते हुए कहा, चूंकि आप बाजार में सामान खरीदने आए हैं तो कृपया मेरे मेहमान बने। जियाओयान और जुनेर ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। जुनेर ने जियाओयान के हाथ को अपने हाथ से जोड़ा और भीड़ द्वारा बनाए गए रास्ते से होते हुए बाजार में प्रवेश किया। जियाली एओ ने जियाओयान की पीठ को देखा और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया, उसके अंगूठे गुस्से में चटक रहे थे। 4 साल पहले जुनेर को परेशान करने के लिए उस समय केवल 10 वर्षीय जियाओयान ने उसे बुरी तरह पीटा था। यह उस घटना से था कि जियाओयान की प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा फैलने लगी। दूसरे शब्दों में, वह जियाली एओ उसके लिए एक कदम था। हालांकि 4 साल बीत चुके थे और वह केवल एक स्टारडू प्रैक्टिशनर बन पाया था, जबकि जियाओयान पहले ही 3 स्टारडू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच चुका था। लगभग 1 स्टार प्रति वर्ष प्रगति की ऐसी दर भयावह थी। किसी को इन दोनों का पीछा करने दो।
चूंकि उन्होंने अकेले आने की हिम्मत की है, इसलिए एक मौका है। जिया लिएओ ने गला काटने वाला इशारा किया। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओ यान स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। 3-7 सितारा डू प्रैक्टिशनर। वे वास्तव में जियाओ यान गेगे को कम आंक रहे हैं। जुनेर ने भी देखा कि उनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन वह चिंतित नहीं थी। अगर जिया लिएओ को पता होता कि जियाओ यान ने कल सिर्फ एक चाल में नलन यानरान को हरा दिया था, जिसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के जुबान क्लास डू कौशल सीखे थे, तो वे कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते। डू प्रैक्टिशनर का तो जिक्र ही नहीं, जुबान क्लास डू कौशल के बिना डू मास्टर भी जियाओ यान का मुकाबला नहीं कर सकते। जियाओ यान गेगे यहाँ सिर्फ खरीदारी के लिए तो नहीं आया था, है न? जुनेर की आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं। वह जानती थी कि जियोयान का अचानक प्रतिद्वंद्वी के बाजार में जाने का जोखिम सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं हो सकता। जुनेर के बालों को सहलाते हुए जियोयान ने कहा, जुनेर वाकई बहुत होशियार है। तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। जियोयान की प्रशंसा पाकर जुनेर अनजाने में मुस्कुरा उठी। कुछ दिन पहले कबीले की बैठक में ग्रैंड एल्डर ने कुछ कहा था। जिया ली और एओबा कबीले के कई डू ग्रैंड मास्टर एल्डर हैं जो अक्सर वुटेन शहर छोड़ देते हैं, और यह स्पष्ट नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज इस मामले की जांच करने का अवसर लिया है, जियोयान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। जियो कबीले से किसी और को भेजने से वास्तव में वे बेईमानी का शिकार हो सकते थे। ऐसा लगता है कि जियोयान गेगे ने पहले ही सब कुछ समझ लिया होगा, है न? जियाओयान केवल असहाय होकर अपने हाथ फैला सकता था और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सकता था। ऐसा लगता है कि मैं अब जुनेर को धोखा नहीं दे सकता। मेरे पास वास्तव में अब कुछ सुराग हैं, लेकिन मुझे अभी भी अपने पिता के साथ उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। बेशक, अब हमें पहले उन कुछ लोगों से निपटना चाहिए जो हमारा पीछा कर रहे थे। जियाओयान धीरे धीरे उन 3 डू प्रैक्टिशनर्स का सामना करने के लिए मुड़ा जो उनका पीछा कर रहे थे। अब तक वे बाजार में बहुत अंदर तक घुस चुके थे, एक ऐसे हिस्से में जो अभी भी निर्माणाधीन था और अभी तक जनता के लिए नहीं खोला गया था, जिससे स्वाभाविक रूप से ये कम आबादी वाला हो गया था। क्या आप अपने आप चले जाना पसंद करेंगे, या मैं आपकी सहायता करूं? जियाओयान की नज़र तेज थी क्योंकि वह अपने पीछे 3-7 सितारा डू प्रैक्टिशनर्स को देख रहा था। उसने अपनी हत्या के इरादे को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। आमतौर पर एक कबीले के डू मास्टर शायद ही कभी अपने बाजार में पाए जाते थे। वे मुख्य रूप से कबीले की औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जब वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों और जंगल में जाते थे, या यहाँ तक कि जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए टीमों का नेतृत्व करते थे ताकि उनके कोर को बेचा जा सके। तीनों प्रमुख कुलों ने अपने बाजार इसलिए बनाए क्योंकि वे औषधीय जड़ी बूटियों और राक्षस कोर के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे। दूसरों को बेचने के बजाय वे अपने उत्पादों को खुद को बेचना पसंद करते थे, इसलिए कबीले के बाजारों की स्थापना हुई। इसलिए जब तक इस बार डू मास्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जियाओयान अपनी ताकत के साथ ऊपरी हाथ रखता। तीनों डू प्रैक्टिशनर्स ने नज़रें बदलीं। प्रमुख डू प्रैक्टिशनर, जो लाल नुकीले भाले को पकड़े हुए था, अचानक डू तकनीक के साथ आगे बढ़ा और हवा के झोंके के साथ भाले को जियाओयान के गले की ओर फेंक दिया। जियाओयान शांत रहा। उसने भाले की नोक को पकड़ने के लिए 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं, एक क्लिक के साथ उसे तोड़ दिया और फिर उसे तीर की तरह झटका दिया। तुरंत प्रतिद्वंद्वी के कंधे को छेदते हुए उसे दीवार से चिपका दिया। फिर उसने टूटे हुए भाले को जमीन से ऊपर उठाया, उसे एक लंबी छड़ी की तरह पकड़ा और जल्दी से बचे हुए 2 विरोधियों को सिर्फ 2 चालों में ढेर कर दिया। तुम नालन यानरान से भी कमज़ोर हो। अगर नालन यानरान ये सुनती तो उसे ज़रूर खून की खांसी आती। वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का गौरव, युद्ध शक्ति के लिए एक माप की इकाई बन गई थी। जियाओयान बाजार से बाहर चला गया, जिया लिएओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगली बार किसी और को भेजना। इन शब्दों ने जिया लिएओ को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसका खून खौल उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। योजक चिन्ह। जियाओयान ने जियाओ कबीले में लौटने के बाद जियाओ जान को अपनी खोज की सूचना दी। तुम कह रहे हो कि वे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करके बेचने की योजना बना रहे हैं। जियाओयान ने सिर हिलाया। मैंने आज सुबह हमारे कबीले के बाजार का दौरा किया और देखा कि औषधीय जड़ी बूटियां बेचने वाले सभी व्यापारियों के पास कम ग्रेड की औषधीय सामग्री का सामान्य स्टॉक का आधा हिस्सा था, और उनके बाजार में व्यापारियों के पास बिल्कुल भी निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री नहीं है। निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री का उपयोग आमतौर पर प्रथम और द्वितीय स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। यदि यह प्रथम स्तरीय गोलियां हैं तो यह अभी भी प्रबंधनीय है, लेकिन द्वितीय स्तरीय गोलियां समस्याग्रस्त होंगी। अपने बेटे के विश्लेषण को सुनकर जियाओ जान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। यदि जियाली कबीले और एओबा कबीले वास्तव में औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं तो यह जियाओ कबीले के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। वास्तव में दोनों कबीलों के बीच गठबंधन से निपटना आसान नहीं था। जियाओयान ने अपने पिता के कंधे को थपथपाते हुए उन्हें सांत्वना दी, पिताजी चिंता न करें।
एक द्वितीय स्तरीय कीमियागर जिया ली और एओबा कबीलों के आदेशों का पालन नहीं करेगा। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो हम एल्डरनालन जी से मदद मांग सकते हैं। तो अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम अधिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करे और उन जड़ी बूटियों की बिक्री कम करे ताकि वे दूसरों द्वारा नीली न जाएं। कच्चे माल के हाथ में होने से हमें कुछ लाभ भी मिलता है। जियाओ जान ने आह भरी और सिर हिलाया। भले ही उसके पिता और नालन जी जीवन मरण के दोस्त थे, लेकिन वह हमेशा नालन जी की मदद मांगने से हिचकिचाता था। आखिरकार मूल समझौता ये था कि जियाओ यान नालन यानरान से शादी करेगा। अगर उन्होंने नालन जी से मदद मांगी तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि जियाओ कबीला दूसरों पर निर्भर है? क्या उसका बेटा एक आश्रित दामाद नहीं बन जाएगा? एक पिता के रूप में वह अपने बेटे को दूसरों पर निर्भर रहने का कलंक कैसे सहने दे सकता था? जियोयान अकेले ही पीछे के पहाड़ पर एक सुनसान गुफा में गया और एक औषधीय कड़ाही के साथ साथ बहुत सारी निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री और कई राक्षस कोर ले आया। सच में जियोयान ने जियोजान को जो आश्वासन दिया वह सांत्वना के शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं था। वह जिस व्यक्ति की परवाह करता था वह नालन यानरान नहीं था, न ही वह नालन कबीले के साथ अत्यधिक जुड़ना चाहता था। केवल खुद मजबूत होना ही सच्चा रास्ता था। ऐसा लगता है कि मुझे अब और अधिक बार कीमिया का अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर वे वास्तव में दूसरे दर्जे के कीमियागर को काम पर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ पहले दर्जे की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना पर्याप्त नहीं होगा।